चलो पूरा दिमाग खराब होगा। मैं पहले से बोल रही हूँ थोड़ा सा मेंटली स्टेबल होके बैठो, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। मैंने एक ही पीडीएफ में दे दिया है, बट ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है मेंटल रिटार्डनेस एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। अदरवाइज और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, ठीक है। बट शॉर्ट के लिए कुछ भी आ सकता है। शॉर्ट 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से सुनना है। 5 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। एक एक टाइम पे 5 मार्क्स नहीं होने से फेल भी हो जाते हैं बच्चे, तो 5 मार्क्स के लिए भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये 5 पॉइंट। हाँ बोलिए, बोलो 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 फटाफट। मेंटल रिटार्डनेस एंड गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन, लास्ट वन, लास्ट पोर्शन, जो लास्ट पार्ट दिखाई मैं। ओके ओके। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से स्टार्ट करेंगे। ओनली क्या करोगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेंशन करोगे। फर्स्ट दिस पॉइंट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। वन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का क्या कैपेसिटी रहता है, कितना है, उसके बेसिस पे हमने क्या बोला उतना मेंशन करेंगे। डायरेक्टली टाइप्स पे चलोगे, और कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं लिखना है, और बाकी कुछ नहीं लिखना, बहुत लिखने को है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, exceptional children refers to those children which deviate from the normal in physical, mental, emotional, social characteristics to such a degree that they require special or educational services to develop their maximum capacity. अच्छा, क्या पॉइंट है हमारे लिए ना, एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स है। वी हैव सम स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स। इसको मेंशन किसने किया है, इसको मेंशन किया है हमारे सोसाइटी ने, कि एक बच्चा कब एक हम बोल सकते हैं वो डिजीज फ्री है, या फिर वो परफेक्ट है। कब बोलते हैं हम किसी पे पर्सन को परफेक्ट, कब बोलते हैं, जब वो मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली चारों तरफ से परफेक्ट होता है, उसके सारे एबिलिटीज प्रॉपरली वर्क करते हैं। दैट टाइम हम उसको मेंशन करते हैं कि वो परफेक्ट है, ठीक है। उसको हम क्या मेंशन करेंगे, परफेक्ट ह्यूमन और परफेक्ट चाइल्ड और परफेक्ट पर्सन है, ठीक है। अगर ये जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स हैं उससे ये डेविएट होता है, दैट मीन्स जस्ट लाइक डेविएशन किसको बोलते हैं, सेपरेशन बोल सकते हैं, उससे थोड़ा सा ऑपोजिट बोल सकते हैं यहाँ पे। इस केसेस के लिए सपोज मेरा स्टैंडर्ड कैरेक्टर ये है, ठीक है। स्टैंडर्ड कैरेक्टर है, अभी इस स्टैंडर्ड कैरेक्टर से मैं मैच नहीं कर रही हूँ, जैसे होता है ना। अच्छा, हाइट कितना है, हाँ हाइट इतना है तो टिक। ये वेट इतना है, हाँ टिक। ये फेयर है, हाँ टिक। ऐसे जो हो गया, ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। अभी इस स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स से अगर मैं मैच नहीं करती हूँ, दैट मीन्स मेरे पास ये सब नहीं है, तो मैं डेविएट होगी, सेपरेट होगी। जस्ट लाइक होता है ना, ऑड वन को सिलेक्ट करना रहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें से ऑड वन, जैसे मैंगो दे दिया, एप्पल दे दिया, ग्रेप्स दे दिया, उसके साथ एक हमने क्या किया, फ्लावर का नाम दे दिया, तो बच्चों को कैसे बोलते हैं कि उसमें से जो ऑड है, ऑड वन को आउट करो, ठीक है। तो वैसे ही चीज होता है जब हम स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स रखते हैं, दिस आर द स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स। एंड सपोज एक बच्चा और एक पर्सन डेविएट कर रहा है, मतलब उससे ऑपोजिट कैरेक्टर शो कर रहा है, उसका फिजिकल एबिलिटी अच्छा नहीं है, उसके हैंड्स नहीं है, या फिर वो देख नहीं पाता, दैट मीन्स वो सोसाइटी के कैरेक्टर्स के साथ मैच नहीं करता, तो उनको हम एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मेंशन किया जाता है, राइट। ओके, अभी देखो। सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में नॉर्मल जो कंडीशंस रहता है, नॉर्मल कंडीशन क्या है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम ये अच्छे से जानते हैं, डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं। तो ये कैरेक्टर्स कुछ पॉइंट में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ चेंजेस, डिग्री ऑफ मोबिलिटी, डिग्री ऑफ लोकोमोशन, डिग्री ऑफ विजन, ऐसे वर्ड्स यूज किया जाता है। डिग्री मीन्स लिटिल बिट वेरिएशंस को भी हम डिग्री बोलते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि आपको एंगल लेना था, ठीक है, आपको एक एंगल लेना था, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट तो हो नहीं पाएगा, पर स्ट्रेट लाइन है, थिंक कर लो। एंड यहाँ पे मुझे एंगल लेना था, मुझे बोला गया कि 90 डिग्री एंगल ले लो, मैंने ले लिया। अभी मुझे बोला गया कि 45 लेना है, बट मैंने 45 नहीं लिया, थोड़ा सा डिफर कर दिया, दैट मीन्स मैंने 30 ले लिया। तो क्या हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू से चेंज हो गया। वैसे ही होता है यहाँ पे, थोड़ा भी अगर चेंजेस होता है उसको हमने डिग्री में काउंट किया, मेजर किया, ठीक है। डिग्री में मेजर किया। सो ये डिग्री दैट दे रिक्वायर स्पेशल एंड एजुकेशनल सर्विसेज, दैट इज अगर कोई बच्चे को कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसकी, एंड स्पेशल सर्विसेज ऑल्सो नीड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझको मेंटल एबिलिटीज में प्रॉब्लम रहता है, मेंटल एबिलिटीज मीन्स मैं ना कैलकुलेशन नहीं कर पाती, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं बट कैलकुलेशन में स्लो रहते हैं या कैलकुलेशन कर नहीं पाते, दे आर कॉल्ड मेंटल रिटार्डेड।
उनको हम मेंटली रिटार्डेड बोल सकते हैं, मीन्स वो थोड़ा स्लो है, स्लो लर्नर है। तो उनको क्या चाहिए, स्पेशल हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। दिस स्पेशल ट्रीटमेंट इज स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन और स्पेशल टाइप्स ऑफ रेमेडीज। ये होम रेमेडीज हो सकता है, स्कूल रेमेडीज हो सकता है, स्कूल प्रोग्रामिंग में रेमेडीज डाल सकते हैं, ऐसे हो सकता है। सो इसको बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग, जहाँ पे जो भी बच्चों का प्रॉब्लम हो उसको हम सुधारते हैं। तो ये चीज़ ना आप कहाँ पे और पढ़ेंगे पता है, दैट इज आप आईसीटी में पढ़ोगे, वन टू वन कम्युनिकेशन एंड वन टू मेनी कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि लोग जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो एक भी बच्चा अगर उसमें फेल्यूर होता है तो उसको सेपरेटली बिठा के फिर से समझाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं। तो वैसे ही प्रोग्राम्स यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनमें थोड़ा एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दूँ एक मूवी का, दो मूवीज हैं। एक है जो जहाँ पे बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड हैं एंड उनमें मोटिवेशन का मोटिवेशन नहीं रहता, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं एज ए टीचर। हम वहाँ पे ये करते हैं, हिचकी, रानी मुखर्जी का है, आप देख सकते हो, वहाँ से भी आप लर्न करोगे, पढ़ाई है बहुत कुछ। एंड अगेन और एक मूवी है जहाँ पे आप बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, उनकी मेंटालिटी में क्या चलता है, या मेंटल एबिलिटीज क्यों वीक होते हैं, या बॉडीली कोई भी चीज़ वीक होता है तो उनके दिमाग में क्या प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर है। तो दैट इज तारे जमीन पर। ये दो मूवी आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ जानने को मिलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, तो उनके कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए ये किया जाता है। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कितने टाइप्स के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली डिसेबल्ड, वही है मेंटली रिटार्डेड, जो है मेंटली डिसेबल्ड वही है। मेंटली दे आर नॉट एबल्ड, दैट इज कॉल्ड डिसेबल्ड। वो एबल नहीं है कोई काम करने के लिए, वो उनके पास एबिलिटीज नहीं है, क्षमता नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्षमता, क्षमता नहीं है। ठीक है, देन गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, सुपर टैलेंटेड, टैलेंटेड चिल्ड्रन ऐसे मेंशन करना है। क्रिएटिव चिल्ड्रन, जो ना बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, वो स्लो लर्नर हो सकते हैं बट मेनी वर्क्स को वो परफॉर्म करते हैं एंड एवरी वे में वो क्या करते हैं, खुद को एक क्रिएटिव पर्सन जैसे वो दिखाते हैं, सो करते हैं। तो इसके बारे में उतना ज़्यादा लिखना नहीं है। किसके बारे में लिखना है, जो पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इस पॉइंट्स को आपको लिखना है। ठीक है, इस पॉइंट्स को लिखना है। अगर आपको ये मेंशन भी करना है टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो आप अगर इतना हेडिंग देके इसको भी मेंशन कर देते हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी चलेगा। ठीक है, बाकी सबको छोड़ दो। सो मेंटली डिसेबल्ड हो गया, मेंटली डिसेबल्ड मीन्स मेंटल रिटार्डनेस। गिफ्टेड चिल्ड्रन, टैलेंटेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन जो क्रिएटिव आइडियाज शो करते हैं। सोशली हैंडीकैप, जो सोसाइटी के साथ मिलजुल नहीं पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको हम सोशली हैंडीकैप्ड बोलते हैं। अभी सोशली हैंडीकैप्ड हम भी हैं। कुछ पॉइंट्स में होता है ना, आपका मूड खराब होता है, दैट मीन्स लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ इंस्पिरेशन, और समटाइम्स आप क्या होता है ना, बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो आप क्या करते हो, घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। दैट टाइम यू आर जस्ट फील दैट यू आर नॉट एबल टू मीट अप विद द सोसाइटी। आप थिंक करते हो कोई रीजन से आपको ऐसा फील आया कि आप सोसाइटी के लिए नहीं बने हो, सोसाइटी में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सोशली हैंडीकैप, उसे हम क्या बोलेंगे, सोशली हैंडीकैप। ठीक है, इमोशनली हैंडीकैप, ये बहुत ही ज्यादा होता है, किन में बोले, एक तो टीन एज में होता है, टीनेज या बहुत ही छोटे बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे मीन्स जस्ट लाइक 6 to 11, लेटर चाइल्डहुड पीरियड में होता है, जब बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स डाइवोर्स हो रहे हैं या फिर बहुत झगड़े कर रहे हैं या फिर घर पे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं एंड उनको समझ नहीं आता है, तब उनके मन में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सो उसी कन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे इमोशनल हैंडीकेप होता है। एंड इमोशनल हैंडीकेप हर एक सिचुएशंस में है, किसी का डियरेस्ट वन का डेथ हो गया या फिर बहुत ही सिचुएशन खराब चल रहा है, क्रिटिकल है, या फिर ब्रेकअप हो गया, आज के टाइम पे तो ब्रेकअप वाला वर्ड बहुत ही यूज होता है, ब्रेकअप हो गया, वो वर्क से हो या फिर कोई भी पर्सन से हो, अगर हो गया, देन हम इमोशनली क्या हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, दैट मीन्स हम किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते एंड वीक हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन कॉल्ड सोशली हैंडीकैप्ड। उसकी वजह से हम इमोशनली हैंडीकैप्ड भी उसको बोल सकते हैं या फिर उसको अल्टरनेटिवली हम सोशली हैंडीकैप्ड भी मेंशन करते हैं, राइट। सो उसके बाद और क्या है, अभी तो हमने बैकवर्ड चिल्ड्रन का पढ़ा था, एस टी एस सी, जो जो पॉइंट्स पढ़ा था बहुत सारा। तो ये सारे जो एस टी एस सी के लिए आप जानते भी हो, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज आते हैं। तो अगर उनको हम एजुकेशन सिस्टम में नहीं लाए, उनको हम प्रोवाइड ना करें एजुकेशन प्रॉपरली और खाने ना दे, एक उनको डेवलपमेंट नहीं करें, तो क्या होगा, बैकवर्ड चिल्ड्रन को हमने हैंडीकैप्ड कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया। एंड लास्टली लर्निंग डिसेबल्ड, लर्निंग डिसेबल्ड जो है वही सेम, अगेन मैं मेंशन करती हूँ, लर्निंग डिफिकल्टीज सेम है, लर्निंग डिफिकल्टीज सेम सेम है, तो ओके, लर्निंग डिसेबल्ड इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग डिफिकल्टीज। हो गया,
क्लियर है? इतना क्लियर है? फटाफट बोलो। यस और ओह! चलो, अभी देखो मेंटल रिटार्डनेस स्टार्ट कर रही हूँ। मेंटल रिटार्डनेस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से सुनना है, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है, मेंटली आई एम रिटार्डेड, दैट मीन्स मेरा दिमागी हालत अच्छा नहीं है, मैं एबल नहीं हूँ, मैं रिटार्डेड हूँ, मैं स्लो हूँ, ठीक है? कोई काम में अगर कोई रिटार्डेड होता है तो उसको बोलेंगे वर्केबली रिटार्डेड, मीन्स वर्क में वो रिटार्डेड है, स्लो है, ठीक है? थोड़ा-सा स्लो चल रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन है। एम आर इज नॉट ए एम आर मेंटल रिटार्डनेस इज नॉट ए डिजीज, ये एक डिजीज नहीं है, और ये मेडिकल प्रॉब्लम, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इट्स ए जनरलाइज डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, दैट मीन्स आपका लाइफ एक सीक्वेंस में चल रहा था, योर लाइफ फॉलोड ए सीक्वेंस, राइट? स्टार्टिंग से हमने सीक्वेंस में पढ़ा, कहाँ से स्टार्ट किया, से स्टार्ट किया, टुम में खत्म होगा, तो एक सीक्वेंस में चल रहा है ना। उस सीक्वेंस से अगर आप डेविएट हो जाते हो, दैट मीन्स उस सीक्वेंस में आप स्लो हो गए, या फिर कोई रीजन से आप वीक हो गए, तो दैट टाइम आपके बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, उसी चेंजेस को अगर ब्रेन रिलेटेड हो मेंटली रिटार्डनेस बोलेंगे, ठीक है? मेंटली रिटार्डनेस बोलेंगे, तो इट्स अ जनरलाइज्ड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ये कौन सा प्रॉब्लम है? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स आपके मेंटल मेंटल कंडीशन के रिलेटेड है, एंड सोशल प्रॉब्लम्स बिकॉज आप सोशली, सॉरी, मेंटली यू आर वीक, देन क्या होगा उसका रिजल्ट में, आप सोशली भी वीक हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाओगे सोसाइटी, हो गया। इट मे इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग, ये ना सारे पॉइंट्स को इफेक्ट करता है अगर आपका दिमाग काम ना करे, जस्ट लाइक आपने कोमा पेशेंट्स को देखे हो ना, कोमा में जो लोग रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जस्ट वो बोल भी नहीं पाते, बॉडी को हिला भी नहीं पाते, खाना खा नहीं पाते, वॉशिंग नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर सकते, पैरालाइज जैसे हैं। तो वैसे ही ये अगर होता है, मेंटल रिटार्डनेस अगर होता है, अगर इसका भी रेंज है, पर्टिकुलर रेंज प्रेजेंट रहता है, अभी पर्टिकुलर रेंज में अगर कम हो, तो स्पीच में प्रॉब्लम हो सकता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉपरली जो बॉडी के मस्कुलर एक्टिविटीज है, मसल्स को कहाँ पे उठाना है, दैट मीन्स हाथ को कहाँ पे उठाना है, कहाँ पे रखना है, या फिर कहीं पे आपको किसी के हाथ को पकड़ना है, तो ये सब आपको नहीं पता होगा, ठीक है? हम बहुत बार रास्ते में भी देखते हैं, रोड साइड्स में देखते हो, ऑर्फनेज में देखते हो, या फिर बहुत सारे पर्सन्स भी ऐसे भुगतते हैं, ठीक है? सो ये हो गया आपका मेंटली रिटार्डनेस। तो यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स है, हियरिंग में प्रॉब्लम आता है, विजुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है, बॉडी के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता है, आप कुछ समझ नहीं पाते हो, हम इसको इडियट बोल देते हैं, इन लोगों को ना इडियट बोल देते हैं बिकॉज वो थोड़ा बहुत सुनते हैं। फिर मेंशन किया कि यहाँ पे क्या होता है ना, जस्ट लाइक मैंने बोला मूवी हो एक है जादू, आपने देखा होगा, तो ऋतिक रोशन का रोल देखिए वहाँ पे, ऋतिक रोशन रोल कैसे प्ले करता है, एज ए एक मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होता है, वो एक नहीं होता, बॉडीली वो स्ट्रांग है, बॉडीली वो स्ट्रांग है, उसके बॉडी पार्ट्स भी स्ट्रांग है, सब कुछ है, बट नॉर्मल चाइल्ड था, बट उसका जो मेंटल कंडीशन था वो वीक था, सो दैट उसका पूरा बॉडी फंक्शन मेंटल कंडीशन के अंदर ही आएगा। ब्रेन कंट्रोल करता है, दैट इज ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आर्ट्स के बच्चे, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूं, आपके जो ब्रेन का कंट्रोल है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो हमारे ब्रेन में वैसे ही सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल करता है ऑल टोटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को कोऑर्डिनेट करना है, बॉडी को चलाना है, कहाँ पे सोना है, कहाँ बैठना है, सब कुछ कंट्रोल करता है, इवन स्पीकिंग में, हियरिंग में, विजन में, सब कुछ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आया, तो इसलिए उसको भी हम मेंटली रिटार्डेड बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, मीनिंग ऑफ मेंटली रिटार्डेड जो अभी मेंशन की, चिल्ड्रन हु हैव ए कंडीशन ऑफ लेस देन मेंटल डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट अगर लेस हुआ, कम हो गया, दस दे आर नॉट एबल टू डील विद डे टू डे एक्टिविटीज। तो क्या होगा, मेंटली वो वीक है, मीन्स डे टू डेज के जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते इन हारमोनियस मैनर, दैट इज एक पेस में, रिदम में, पेस, PACE, पेस, दैट इज अ रिदम फॉर्म में हम चल नहीं सकते। अगर मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके नेक्स्ट डे सब इन्फ्लुएंस होते जाएगा, मेरा मेंटेलिटी भी मैं वीक होते जाऊंगी। तो ऑब्वियस, अभी उल्टा केस बोल रही हूँ, अभी मैंने बोला कि मेरे लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से मेरा मेंटल कंडीशन भी अच्छा नहीं रहता, मूड ऑफ रहता है, मेरा मूड स्विंग्स भी होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में भी मन नहीं लगता। अभी उल्टा केस सोचो कि मेंटल रिटार्डेड है, ठीक है, एक चाइल्ड मेंटल रिटार्डेड है, तो सेम फंक्शन फिर से होगा, वो मूड स्विंग्स उसके भी होंगे, मूड चेंजेस होगा, कभी कभी गुस्सा भी करेगा, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसके लाइफ में कुछ भी चीज हारमोनियस मैनर पे नहीं चलेगा, दैट इज रिदम में नहीं चलेगा।
ऑलवेज वो किसी पे डिपेंडेंट होगा, या फिर जो कुछ भी कर सकता है थोड़ा बहुत कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेड। अभी डेफिनेशन में एक छोटा डेफिनेशन है जिसको उससे मेंशन करिए। अब अच्छा, डेफिनेशन देखो कैसे लिखना है, मैंने पहले भी आपको क्लास में भी मेंशन किया था, ऐसे टाइप का डेफिनेशन मेंशन करिएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। एक साइड में आपने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू जो भी रिसर्चर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, जो भी उनका नाम मेंशन किए, एंड उसके बाद कॉलन, हाइफन, हाइफन दे सकते हैं यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एंड फिर लाइंस लिखना शुरू। इधर नहीं आएगा, इधर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ना एक डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख लेना। तो यहाँ पे वेट, ओके, डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड गोल्ड, ये नाम अच्छा लग रहा है, ट्रेड गोल्ड। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। इजी भी है। इट इज अ स्टेट ऑफ, स्टेट मीन्स अवस्था, दैट इज इट इज अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, माइंड का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, सो सीवियर दैट, बहुत ही ज्यादा हो गया, सीवियर कंडीशन में है, दैट द पेशेंट इज इनकैपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ। इतना ज्यादा हो गया कि एक पेशेंट जिसका भी ये प्रॉब्लम है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी नहीं सकता, एंड वो डिपेंड करता है किसी के ऊपर। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया। तो एक ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए, सारे वैसे ही हैं, इजी इजी हैं। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलो अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आईक्यू आपको पता है, दैट इज आईक्यू इक्वल्स टू क्रोनोलॉजिकल एज, दैट इज हमारे क्रोनोलॉजिकल एज, और उसको हम क्रोनिक एज बोलते हैं, डिवाइडेड बाय मेंटल एज इनटू 100। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता है। अभी आईक्यू के बेसिस पे ही हम ना उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, आपके बुक में ना बहुत सारा चीज दिया गया है, एंडोजेनस, एक्सोजेनस, नहीं चाहिए, इतना चीज नहीं चाहिए। जो पॉइंट्स बता रही हूँ उतना कर लो, उतना हो जाएगा, एंड फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, देखो एवरेज से सब है थोड़ा नीचे। ठीक है, एवरेज कितना है, 90, 90 से थोड़ा नीचे। सो इनका मेंटल रिटार्डनेस इतना है कि उनका आईक्यू लेवल, एवरेज आईक्यू लेवल क्या होगा, लेस देन एवरेज होगा, लेस देन एवरेज होगा, दैट इज आईक्यू। एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, 80 के आसपास है। यहाँ पे मैंने वैल्यू को जानने के लिए मेंशन किया 80, समझा रही थी प्रीवियस ईयर में भी। तो इसलिए ये 90 के अकॉर्डिंग कितना आया, 80। 90 इज द एवरेज वैल्यू, तो एवरेज से थोड़ा सा कम, 80। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, लिमिटेड फंक्शनिंग। लिमिटेड फंक्शन मीन्स बहुत कम काम करेगा, सोशली जो भी जॉब्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वर्क्स हैं, उसमें वो इन्वॉल्व ही कम होगा, दैट इज लिमिटेड फंक्शनिंग। एंड नॉट ओनली वीक इन लर्निंग बट ऑल्सो इन सोशल जॉब्स एंड वर्क्स। ऐसे जो पर्सन होते हैं ना, जैसे कि मेंटली रिटार्डेड है, वो ओनली जो फंक्शन करते हैं वो थोड़ा थोड़ा करते हैं। जस्ट उनको थोड़ा कुछ काम दे दो, समझ आएगा तो वो कर लेंगे। जस्ट लाइक उनको बोल दो कि उनको पढ़ना है, तो जितना वो पढ़ सकते हैं उतना करेंगे। उनको कहीं जाना है, अगर वो समझ पाए तो वो जाएंगे। तो लिमिटेड फंक्शन यहाँ पे करते हैं, दैट मीन्स उनका रोल प्ले भी लिमिटेड हो गया। अभी वो क्या हो गए, वीक हो गए, उनके लर्निंग में भी वो वीक है। एंड ऑल्सो सोशल जॉब्स, दैट मीन्स सोशल एक्टिविटीज, या फिर उनको अगर कहीं पे जॉब भी मिलता है तो वहाँ पे भी वो स्लो रहेंगे। ठीक है, अपने सारी वर्क्स में, एक्टिविटीज में वो वीक रहेंगे। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ एडेप्टिव स्किल। एडेप्टिव स्किल्स, आप स्किल्स लर्न करते हैं, LSRW मैंने मेंशन किया था, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, देन लिसनिंग के स्पीकिंग के बाद रीडिंग राइटिंग सब आता है। उसके बाद भी और भी है, क्रिएटिव स्किल्स हैं, क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करना, न्यू थिंग्स को लर्न करना, एंड न्यू थिंग्स के साथ न्यू लैंग्वेजेस लर्न करना, ये सारे जो एक्टिविटीज है ना, ये उसमें वीक रहेगा, लो रहेगा। दैट मीन्स दे वीक इन बोथ एक्विजिशन एंड एडेप्टेशन। वो एक्विजिशन में भी, एक्वायर करना, कोई चीज को ग्रहण करना, दैट इज द एक्विजिशन। ठीक है, एंड एडाप्टेशन और एडाप्टिव स्किल्स, हम एक्वायर नहीं कर सके कोई भी चीज को, एंड एडप्ट भी नहीं कर सके कोई भी चीज को, कोई भी स्किल्स को, अगर कोई मुझे सिखाए भी तब भी नहीं कर सकूं, ऐसा लो लेवल एडाप्टिव स्किल। अर्ली मैनिफेस्टेशन, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ बिफोर अर्ली 18 एज। ठीक है, ये जो रेट ऑफ डेवलपमेंट रहता है, कंप्लीट कब तक हो जाता है, एक पर्सन का ग्रोथ कब तक आपको पता चल जाता है, बताओ। एक पर्सन टोटली ग्रो कर रहा है, ये कब तक आपको पता चलता है, कौन से एज में बच्चे को देखते हो कि टोटल ग्रोथ हो जाता है, बताइए, कितने में होगा, अराउंड
अच्छा 18 टू 20 थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, हाई हो गया, उसके नीचे आइए, टीनेजर्स में ही पता चल जाएगा, ठीक है? 15 टू 18 के अंदर ही सब कुछ पता चलता है, इसलिए 18 के अंदर सारा डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है? ओके, सो इस टाइम पे ना उसका जो डेवलपमेंट मैनिफेस्ट मीन्स उसका जो डेवलपमेंट होना था, कौन सा डेवलपमेंट? बॉडीली तो डेवलपमेंट चल रहा है, बट उसके साथ उसका जो नॉर्मल कंडीशन रहता है, दैट इज सॉरी, जो नॉर्मल कंडीशन रहता है कि मेंटल डेवलपमेंट होना था वो थोड़ा सा वीक हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया, सो दैट उसका 18 एज तक ही लिमिटेड हो गया, क्या कि मेंटल डेवलपमेंट उसके अंदर ही जितना डेवलपमेंट होना रहेगा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, ठीक है? अभी नॉर्मल देखते हैं, नेक्स्ट चलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये पहले भी बताई थी, फिर बता रही हूँ। पुअर परफॉर्मेंस लेवल, अच्छा लेवल, आपका आईक्यू लेवल अगर जानना है तो क्या करना है? क्रोनिक एज बाय रियल एज। आपका सपोज रियल एज है 20 या 22, ओके? आप क्रोनिक एज मीन्स आपका मेंटल एज कितना है, ठीक है? सो यहाँ पे हम ना मेंशन करेंगे कि आप एक 20-22 साल के बच्चे हो, सॉरी एक यंग जनरेशन के बच्चे हैं हम लोग, दैट इज एडल्ट हो चुके हैं, तो एडल्ट हो एंड आप बिहेव कैसा कर रहे हैं, कौन से टाइप का बिहेव कर रहे हैं। एक होते हैं ना बच्चे कि उनका एज हो गया है 18 प्लस बट वो बिहेव करते हैं एक 8-9 साल के बच्चों जैसा। कुछ लोग होते हैं कि वो है खुद 20-25 साल के बट मैच्योर जैसा बिहेव करता है। सो वैसे डिफरेंस को चेक करने के लिए परसेंटेज में ये फॉर्मूला है। सो आई क्यू इक्वल्स टू क्रोनिक एज डिवाइडेड बाई रियल एज इंटू 100, ठीक है? ये आपके इंटेलिजेंस जो पार्ट है चाइल्डहुड में उसको चेक करने से आपको पता चल जाएगा, ये ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाई हूँ, उसमें मेंशन भी है, ठीक है? सो इसके बाद, यस मैम, फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, ये आता है आपका सीटेट में, ओटेट सीटेट में आएगा, ठीक है? उसमें आपको याद रखना है। अच्छा चलो, अभी नेक्स्ट देखो क्या है। पुअर परफॉर्मेंस लेवल, अगर किसी भी पर्सन को जज करना है सो आईक्यू लेवल चाहिए मुझे। आईक्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो जजमेंट हम कैसे करें, ये आईक्यू है, ठीक है? आपके बुक में मे बी थोड़ा सा लिटिल बिट वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मोरन एम्बेसल को हमने नीचे से स्टार्ट नहीं किया, ऊपर से लिख दिया, ठीक है? मैं ऊपर से स्टार्ट करी, टॉप टू बटन आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे। बुक में आपका क्या है, बॉटम टू टॉप क्या है, बॉटम टू टॉप क्या है? तो यहाँ पे इडियट मैं वहाँ पे जाऊंगी, आईक्यू लेवल देखो आपका एवरेज कितना है, एवरेज यहाँ पे मेंशन किए थे, दैट इज द 90। एवरेज कितना है आपका? 90। एवरेज होता है 90 से स्टार्ट होगा 100 तक। अभी उससे अगर एबव हो गया दैट इज 100 होता है, कुछ बुक्स में 100 भी मेंशन है, कुछ बुक्स में 110 है, तो क्लियरली देखिएगा यहाँ पे 110 मेंशन क्यों, 110, ओके? आपके बुक में भी 110 ही है और कुरुक्षेत्र के बुक में 100 है। सो ये 90 टू 110 का जो हो गया ये एवरेज बच्चों के लिए है। अगर उनका आईक्यू लेवल इसमें आता है कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ये सीटेट में ना 2018 में क्वेश्चन आया था कि ये बच्चों का आईक्यू लेवल कितना है चेक करो, तो वहाँ पे एक नंबर दे दिया एंड कैलकुलेट करने बोला फटाफट से, ठीक है? उसके बाद सुपेरियर, सुपेरियर मीन्स उससे ऊपर चलेंगे, 110 प्लस आएगा, तो 110 टू 125 ये हो गया सुपेरियर। अगर 120 से अबव गया या 125 से अबव गया दैट इज 125 टू 140, दैट इज वेरी सुपेरियर, ठीक है? अभी गिफ्टेड चाइल्ड का टाइम आता है, वेरी सुपेरियर से एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक सारे गिफ्टेड चाइल्ड है, गिफ्टेड चाइल्ड है मीन्स जीनियस, सुपर जीनियस, हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो आइंस्टाइन जैसे होंगे, टैलेंटेड बहुत ही ज्यादा, ठीक है? जो भी पूछो वो कह सकते हैं, ऐसा विवेकानंद जी जैसे थे या आइंस्टाइन जैसे थे, वो सारे हैं जिनका मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई है, ठीक है? हम लोग सारे आ जाएँगे इस लेवल में, ठीक है? 90 टू 110 के अंदर हमारा लेवल खत्म हो जाए। हाँ, हम में से कुछ-कुछ पर्सन्स होंगे जो इस लेवल में भी हैं, सुपेरियर में भी आएँगे। एंड ये एज के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है? चेंज होता है। अच्छा, अभी कम में आते हैं, दैट इज बिलो 90 आएंगे, तो बिलो 90 75 टू 90, दैट इज अ डल, यहाँ पे डल मेंशन है, DULL डल, ठीक है? अभी उससे भी कम 50 टू 75, दैट इज अ मोरन, मोरन, ठीक है? ये सारे वीक होते जा रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड होते जा रहे हैं, ठीक है? अभी उससे भी कम 50 से और नीचे चलते हैं 25 टू 50, इम्बेसाइल, इम्बेसाइल, ठीक है? उससे भी कम 0 टू 25 इडियट,
इडियट। यहाँ पे ना कट ऑफ पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, कट ऑफ कितना है 0 टू 140, इसका भी कट ऑफ पॉइंट है आईक्यू के लेवल के अकॉर्डिंग, आप क्लासिफिकेशन उसके बेस में होता है बच्चों का। एक क्लास में आप जाते हो, आपको पूछा गया ये क्लास आपका जो आप पढ़ाते हो ये कौन सा टाइप का क्लास है, दैट इज द एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ पे है, बिलो एवरेज है और अबव एवरेज है। एवरेज इज 90, 90 टू 110, उससे कम हुए तो हम उसको बिलो एवरेज बोलेंगे। उसमें हम काउंट नहीं करेंगे कि मोरन कितने, इम्बेसाइल कितने, इडियट कितने, वो नहीं चेक करेंगे। हम ओनली देखेंगे बिलो एवरेज कितने एंड अबव एवरेज कितने, सुपेरियर जीनियस ऐसे नहीं मिलेंगे, अबव अबव एवरेज कितने, इसको चेक किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन का एक पार्ट। अच्छा अभी क्लियर करते हैं थोड़ा। अच्छा नेक्स्ट देखो, तो ऊपर चलते हैं अगेन, पॉइंट एक बाकी था, स्लो एक्विजिशन ऑफ स्किल। स्लो एक्विजिशन, एडेप्टिव स्किल तो हम धीरे धीरे कर रहे थे, एक्वर या फिर पूरा ही नहीं कर रहे थे, वही पॉइंट अगेन मेंशन हुआ। एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक बोथ टाइप ऑफ स्किल्स आर एक्वर्ड बाय देम एट अ वेरी स्लो रेट। जिनको मेंटली रिटार्डनेस होता है वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, जस्ट लाइक एकेडमिक हो गया तो एजुकेशन बेस्ड होगा, नॉन एकेडमिक दैट इज द गेम्स स्पोर्ट्स जो भी हो गया, डांस सिंगिंग एटसेट्रा, पेंटिंग वगैरह। तो वो सारे स्किल्स वो कौन से रेट में एडप्ट करता है, दैट इज वेरी स्लो, स्लो रेट में वो एडप्ट करेगा। ओके अभी देखिए ये टाइप्स आएगा, टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ रिटार्डनेस, रिटार्डनेस के बेसिस पे, मेंटली रिटार्डनेस के बेसिस पे कितने टाइप्स का है आपके बुक में भी मेंशन्ड है, बट वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट वाइज दिया है, यहाँ पे हम शॉर्टली लिखेंगे बिकॉज एग्जाम में हम जितना शॉर्ट लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, मार्क्स उतना ही मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग थ्री पार्ट्स हो गए, माइल्डली रिटार्डेड, मॉडरेटली रिटार्डेड, सीवियरली रिटार्डेड। आपको पता चल रहा है, देखो मॉडरेट मीन्स थोड़ा सा, दैट इज मॉडरेट कम अमाउंट में होता है, मिडिल वाला होता है, ठीक है। आपका लाइफ कैसे चल रहा है, मॉडरेट टाइप का है या फिर एवरेज टाइप का है, वैसे बोलते हैं एवरेज है चलेगा, ऐसा टाइप मीन्स वहाँ पे हम अगर ट्रेंड करना चाहिए, हम अगर ट्रेंड करना चाहते हैं बच्चों को या फिर उनको कुछ चीज सिखाना चाहते हैं तो वो बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है। माइल्ड में क्या होता है, ये बच्चे इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ सच चिल्ड्रन रिमेन्स अंडर डेवलप्ड, इसमें डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत हम चाहे तो उनको भी सिखा सकते हैं, अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना इन्फेंसी पीरियड में बहुत ही वीक होते हैं, मेंटली बहुत ही वीक होता है, बट जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है, बाय द एज वो ग्रो करना स्टार्ट करता है एंड लर्न करते हैं वेरियस थिंग्स को, ठीक है। तो ये माइल्ड है, माइल्ड के बाद मॉडरेट पड़े, मॉडरेट के बाद क्या आएगा, सीवियरली रिटार्डेड। तो आपको समझ आ रहा है सीवियरली मीन्स क्या होगा, सीवियर कंडीशन है तो सीवियर ब्रेन डैमेज। पॉइंट्स को देखिए कितना छोटा लिखा है हमने, हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं देंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में, सीवियर ब्रेन डैमेज। हेल्पलेस होंगे ये बच्चे, कुछ कर नहीं सकते। होता है ना कुछ कुछ बच्चे ऐसे ही व्हील चेयर में पड़े रहते हैं या सोए रहते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो किसी को देखते रहते हैं तो देखते रहते हैं, तो ऐसे टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, हेल्पलेस है एंड कैन नॉट बी ट्रेंड, इनको हम ट्रेंड नहीं कर सकते बिल्कुल भी क्योंकि इनका मेंटल कंडीशन बहुत ही वीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, अच्छा आप ना यहाँ पे 2 मार्क नहीं करेंगे, ग्रीन मार्क, ग्रीन पेन में जो जो मार्क की हूँ वैसे करेंगे, दैट इज ए लिखिएगा, ठीक है। A B C, आपके कुछ पॉइंट्स अभी बुक में नहीं है तो उस अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा और नहीं दी, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ या डिपेंडेंट हूँ, तो सीवियर कंडीशन में मैं डिपेंडेंट रहूंगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है, माइल्ड कंडीशन में हम डिपेंडेंट होंगे या सीवियर कंडीशन में हम डिपेंडेंट होंगे या मॉडरेट में होंगे। अभी देखिए उसके अकॉर्डिंग नाम क्या है, independent type, partially independent type and dependent type. Independent means who can do their work without any help, किसी का हेल्प नहीं चाहिए, वो पर्सन खुद से कर सकता है, हाँ मेंटली वो स्लो है बट वो कर सकता है सारा काम। पार्शियली इंडिपेंडेंट, मतलब सम पॉइंट्स में कुछ काम करने के लिए उनको किसी का हेल्प चाहिए, बाकी काम सारे वो कर सकता है, कुछ कुछ पॉइंट्स में वो कर नहीं सकता, समझ नहीं पाता है तो वो किसी का हेल्प चाहिए, दैट इज द पार्शियली इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, टोटली डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर एक्टिविटीज, उनके एक्टिविटीज के लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स खाना से लेके बॉडी के जितने भी प्रोसेसिंग्स होते हैं, जस्ट लाइक वॉशरूम जाना है, क्लीन होना है या कहीं जाना है, डॉक्टर चेकअप करवाना है, सब कुछ चीज़ों के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हो गया राइट, समझ आया, इतना क्लियर है, हो गया। ओके, सो ये आपका ना मेंटल रिटार्डनेस था, ठीक है। अभी क्या है ना, मेंटल रिटार्डनेस के बाद एजुकेशनल पॉइंट से तो उनको हम ट्रेन अगर करना चाहिए, ट्रेंड करना चाहते हैं तो कुछ तो करेंगे, रोल ऑफ टीचर का लिखेंगे या रोल ऑफ पेरेंट्स लिखेंगे, ये पॉइंट मैंने बोला था। तो ये पॉइंट जो लास्ट एक पेज मैंने दिया है ना ऑल ओवर का, वहां से आप लिखोगे, ठीक है। वो एक ही पॉइंट है,
एक पेज अगर पढ़ लेते हैं तो 5 क्वेश्चंस के लिए हम लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आए हम मेंशन कर सकते हैं, बट उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हर एक चीज़ का मैंने 2-2 पेज यहाँ पे मेंशन किया। हेडिंग देखिएगा ऊपर, यहाँ पे हेडिंग क्या मेंशन्ड है, हेडिंग मेंशन था आपका मेंटली रिटार्डनेस, सो मेंटली रिटार्डनेस जहाँ पे है तो ये नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है? अभी नंबर 2 में चलते हैं। तो नंबर 2 में हमने मेंशन क्या किया है, लर्निंग डिफिकल्टीज। ये रिलेटेड टू मेंटल रिटार्डनेस होता है, रिलेटेड टू मेंटल रिटार्डनेस। मेंटली जो हम हमें इश्यूज होते हैं ना, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है लर्निंग डिफिकल्टीज। वी कैन नॉट learn anything because our mental condition is not good, or we are not able to perform just like reading or speaking or hearing also. So learning difficulties आएगा। अगर ना आप सुन नहीं पाते हो तो आपको लिखने में भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप देख नहीं पाते हैं तो आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो वहाँ पे कौन से पर्सन है, क्या बोलना है। तो आप जितना सुनते हो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर एक पर्सन का मेंटल कंडीशन ही वीक है तो वो जितना भी सुन ले, जितना भी देख ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। यही चीज़ है, ठीक है? तो इंटरकनेक्टेड है, दीज डिज़ेबिलिटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है? तो पहला एलडी, दैट इज़ लर्निंग डिफिकल्टीज़। तो इंट्रो देंगे, इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन, ठीक है? एलडी इज़ द हिडन इनविजिबल इम्पेयरमेंट। अच्छा, पेयरमेंट एंड इम्पेयरमेंट। पेयरमेंट मीन्स होता है आपके बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं जो कि पेयर में रहता है, ठीक है? जस्ट लाइक आपके पैर को देखो, वो वन पेयर है, आपके हैंड्स को देखिए वन पेयर है, आपके आईज वन पेयर है, एंड आपके ईयर्स भी वन पेयर है, ठीक है? अभी जो जो पेयर में रहता है, अगर उसमें एक, जैसे दो हाथ हैं, एक पेयर हो गया, अभी उसमें से एक हाथ में कुछ चोट लग गया या फिर एक्सीडेंटली वो हाथ को काटना पड़ा, इतना प्रॉब्लम हो गया, सीवियर कंडीशन, उस हाथ को काटना पड़ा, तो अभी क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा, मीन्स पेयर से बिगड़ गया, पेयर से हम डेविएट किए तो इम्पेयर। तो उसको हमने बोला इम्पेयरमेंट, दैट मीन्स ये डिफिकल्टीज है या हैंडीकैप चीज को हमने इम्पेयरमेंट बोला। तो लर्निंग डिफिकल्टीज, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लर्निंग इम्पेयरमेंट, बिकॉज लर्निंग इम्पेयरमेंट में कौन सा इम्पेयर्ड होता है, या फिर आपका ब्रेन का कैपेसिटी, आपके पास कितने ब्रेन है पता है, आपका एक ही ब्रेन है बट टू पार्ट्स हैं। जस्ट लाइक एक पार्ट लॉजिकली थिंक करता है, साइंस पार्ट को, नॉलेज को लेता है, और एक पार्ट आर्टिस्टिक वे में थिंक करता है, आर्ट्स को कैरी करता है, स्पीकिंग स्किल को कैरी करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी फंक्शंस कंट्रोल वही करता है। तो एक पार्ट अगर वीक हो जाए तो दूसरा पार्ट एक्टिव रहने से भी उसको हम इम्पेयर बोलेंगे, पेयर में नहीं रहा, इम्पेयर हो गया। दैट इज एलडी, लर्निंग डिफिकल्टीज इज द हिडन इनविजिबल इम्पेयरमेंट व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड अंटिल ए चाइल्ड एंटर्स द फॉर्मल स्कूल। सो हम बोलते हैं ना, फॉर्मल स्कूल कौन सा है, जब स्कूलिंग स्टार्ट होता है। प्री स्कूल नहीं, प्री स्कूल के ऊपर जो नॉर्मल रहता है, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, या फिर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जहाँ पे बच्चे को हम टेस्ट करते हैं एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो उस टाइम पे पता चलता है कि लर्निंग डिफिकल्टीज एक्चुअली है बच्चों में। कैसे, अगर उनको बुक रीडिंग करने दो वो बुक रीडिंग नहीं कर पाए, उनको कुछ लिखने दो वो प्रॉपरली लिख नहीं पाएंगे, तो उसको हम मेंशन करते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है? This is because school focuses on the various things. They may be difficult for the child's reading, writing, mathematics, listening, speaking and reasoning. ये सारे प्रॉब्लम होते हैं बच्चों में। कुछ जगह पे क्या होता है ना, हमारे अंदर भी होता है, आप लोगों में भी होगा। दैट इज, मुझे जैसा मेरा स्कूल टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम होता था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी हूँ, बट ज्योग्राफी मुझे खास पसंद नहीं। दैट मीन्स ज्योग्राफी होता है बट कुछ पॉइंट्स पे इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो थोड़ा कम होता था। तो वैसे सबका प्रॉब्लम है, तो हम में जो लर्निंग डिफिकल्टीज है ना, वो माइन्यूट है, दैट मीन्स बहुत ही कम परसेंटेज में है। कुछ लोग होते हैं जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा था बट उनका साइंस पार्ट बहुत ही खराब है। कुछ लोग होते हैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं बट फिजिक्स में खराब है। तो ऐसे पॉइंट्स में हम बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट में उसका लर्निंग डिफिकल्टीज है, दूसरे सब्जेक्ट में वो बहुत ही बेटर है। तो वो सारे माइन्यूट है, उसको हम अगर ट्राई करें तो वो क्या हो सकता है, अगेन प्रॉपर वे में आ सकता है। बट और कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज बहुत अमाउंट में होता है, दैट मीन्स उसका डिग्री होता है, ठीक है? कौन सा डिग्री में, दैट इज डिग्री ऑफ सीवियर कंडीशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। तो उसमें क्या होगा, उनको राइटिंग नहीं आता, लर्निंग नहीं आता, रीडिंग नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो उसमें वीक हो जाते हैं वो लोग। तो अभी देखिए मीनिंग, द टर्म लर्निंग एबिलिटीज, मैंने बोल रही हूँ डिजेबिलिटीज, अभी सुनिए। लर्निंग एबिलिटीज, जो ये टर्म था ना, इसको पहले किसने यूज किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय सैमुअल किर्क।
KIRK, किर्क, ठीक है, Samuel Kirk in 1962. While dealing with the term, he said that a learning difficulties or learning disabilities refers to a specific retardedness or disorder in one or more processes. उन्होंने बोला कि ये जब वो वर्क कर रहे थे इस टर्म के साथ, दैट इज अ लर्निंग एबिलिटीज, उस टाइम पे उनके माइंड पे आया अगर लर्निंग एबिलिटीज मीन्स सारी चीजों को हम सीख सकते हैं, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज मीन्स डेविएट आउट होंगे। दैट मीन्स जिस पॉइंट पे हमारा एबिलिटी था उससे हम डेविएट हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। तो हमारा स्पेसिफिकली ये जो रिटार्डनेस है, ये जो हम स्लो हैं, एक पॉइंट पे नहीं होगा, मोर देन वन पॉइंट पे होगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल में क्या दिखा, स्पीच है, आपको स्पीच में प्रॉब्लम है, उसके साथ लिसनिंग में या स्पीकिंग में या LSRW में कुछ एक प्रॉब्लम हो गई, राइटिंग में प्रॉब्लम होगा या फिर कोई एक प्रॉब्लम एक्स्ट्रा रहेगा ही, तो ये डिफिकल्टीज है। अभी देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन है यहाँ पे दो मेंशन किया गया है, दो में से एनी वन को आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लिखिए, कौन सा लिखिए, अच्छा यहाँ पे ये वाला लिखो, अच्छा रहेगा, LD एक्ट ऑफ 1969, ये बेटर है, ठीक है, बिकॉज ये एक्ट भी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसके लिए मैंने बोला अकॉर्डिंग टू LD एक्ट, लर्निंग डिसेबिलिटीज एक्ट और लर्निंग डिफिकल्टीज एक्ट, डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं, डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं, एक्ट ऑफ 1969, चिल्ड्रन विद स्पेशल LD, बच्चों को अगर लर्निंग डिफिकल्टीज है, एग्जिबिट ए डिसऑर्डर, उनके लाइफ में जैसे ऑर्डर में चलना चाहिए उससे वो डेविएट होकर डिसऑर्डर में चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में नहीं चल रहे, डिसऑर्डर में चल रहे, इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। अगर उनका लाइफ डिसऑर्डर में चला तो उनका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनका ब्रेन रिलेटेड, उसमें क्या आएगा, डिफिकल्टीज आएगा। इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, किसमें और होगा, इन्वॉल्विंग इन कौन से स्टेजेस में, अगर दिमाग हालत मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं है, दैट मीन्स मेंटली आप रिटार्डेड हैं, तो लर्निंग डिफिकल्टीज में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आया, स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आया, राइटिंग में भी प्रॉब्लम आया, हो गया। तो इस पॉइंट को आप मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ना बहुत मैंने लिखा है, यहाँ पे 5 पॉइंट है, एंड उसके बाद यहाँ देखिए 17 पॉइंट्स हैं, एनी 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इवन इफ अगर एग्जाम में देखिए शॉर्ट में आया 5 पॉइंट्स लिखिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 5 पॉइंट्स लिखिए, एनफ है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, दे सो पोर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज, जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज होता है उनका ना कोऑर्डिनेशन मतलब मोटर एबिलिटीज, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आता है, मतलब वो सोच ही नहीं पाते हैं, तो इसके लिए उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो आप मेंटल रिटार्डनेस में जो जो पॉइंट्स लिखे थे ना, सेम पॉइंट्स अगर इसमें भी लिख दे तो भी चलेगा, बिकॉज मेंटल रिटार्डनेस को कुछ पॉइंट में हमने लर्निंग डिफिकल्टीज का एक रीजन माना है, तो आप सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 2, सीम्स डल, आपको क्या दिखेगा कि वो बहुत ही डल रहते हैं, स्लो रहते हैं इन रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स, कोई भी अगर कुछ पूछ रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में बहुत ही वीक रहता है, या फिर इसी के कंपैरिजन में अगर दो आपके दो चाइल्ड हैं, उसके अंदर एक पर्सन बहुत ही एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, और एक पर्सन क्या है, बहुत ही वीक है, तो दोनों में हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि एक लर्निंग डिफिकल्टीज शो कर रहा है और एक नॉर्मल है, तो उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। वाइल रीडिंग, पढ़ते टाइम होता है कभी कभी आप लोगों के अंदर मेंटली थोड़ा बहुत वीकनेसेस कुछ कुछ पॉइंट्स में आते हैं, कब देखिए, जब ना आप कोई चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ते पढ़ते आपने क्या किया, माइंड में ना और कुछ थिंक करने लगे, तो क्या होगा, एक लाइन स्किप हो जाएगा, बीच का कुछ कुछ लाइन स्किप हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मेंटली रिटार्डनेस की वजह से वो चीज़ आए, आप मेंटली वीक हैं, सो आप कुछ और चीज़ को सोच रहे थे, तो आपने दोनों चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए, सो आपका ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। सो while रीडिंग मिसेस आउट लाइन्स और रीड्स देम ट्वाइस, ऐसा भी होता है कभी कभी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, मैं मैक्सिमम टाइम करती हूँ, सो मुझे भी मेंटली रिटार्डनेस हो सकता है कुछ पॉइंट्स में, बेसिकली ये हमेशा नहीं होता है, कुछ कुछ टाइम पे भी हो सकता है, एक फ्रिक्वेंटली आता ही है जब मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि पूरे डे का वर्क की वजह से तब हो सकता है, ठीक है। कैन नॉट करेक्टली रिकॉल ओरल इंस्ट्रक्शंस व्हेन आस्क्ड टू रिपीट देम, स्कूल में होता है ना, कुछ बच्चों को आप कुछ टास्क देते हो, उसके बाद पूछते हो, यस मैंने क्या पढ़ाया था बोलो, रिपीट करो, तो वो बच्चा बोल नहीं पाता, तो दैट मीन्स उसको लर्निंग डिफिकल्टीज है। फाइंड फाइंड्स डिफिकल्टी इन सिंथेसाइजिंग ए वर्ड, किसी बच्चे को बोला गया कि ठीक है, मैंने एक टर्म दिया, या फिर मैंने एक वर्ड दिया, दैट इज अ टैप, तो टैप के बाद पी से वो पैरट बनाए, पैट बनाए, जो भी एक बना सकता था, बट वो सिंथेसाइज ही नहीं कर पाया, न्यू वर्ड्स को बना ही नहीं पाया, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए हो नहीं पा रहा है।
तो इतने एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं। मिस रीड्स नंबर, नंबर को गलत पढ़ता है, कोई कोई होते हैं ना 6 को 9 पढ़ते हैं, 9 को 6 पढ़ते हैं, या 3 एंड 8 के अंदर गलत रहता है। मैक्सिमम बच्चों को ना बी एंड डी के अंदर प्रॉब्लम आता है, स्मॉल लेटर्स में। तो ये सारे इश्यूज चलते हैं, ठीक है। राइट्स लेटर इन रॉन्ग ऑर्डर, कभी एबीसीडी लिखने बोलो, जो बच्चों को ना मेंटली रिटार्डनेस है, ये क्विक आप चेक कर सकते हो, तो वो क्या करेंगे ना, ए टू जेड लिखने बोले तो उसमें से कुछ अल्फाबेट्स को वो गायब कर देंगे, या फिर उसको उल्टा लिखेंगे। तो वो सारा है, करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे ही नहीं, ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। डिफिकल्टी इन रीडिंग बैकग्राउंड, सॉरी बैकवर्ड नंबर्स एंड वर्ड्स, जस्ट लाइक होता है ना 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, ऐसे जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, 96, 95, 94, 93, 92, 91, ऐसे जो बैकवर्ड पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, वो पढ़ नहीं पाएगा या फिर बोल नहीं पाता। ओमिट्स लेटर, कभी कभी लेटर्स को गायब कर देता पढ़ते पढ़ते। दे हैव प्रॉब्लम्स ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स, कुछ चीज हुआ था उसके लाइफ में बट वो रिमेम्बर ही नहीं कर पाता। तो इतने सारे पॉइंट्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं उसको लिखिए, बहुत पॉइंट्स हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलडी देखिए, लर्निंग डिफिकल्टीज कितने टाइप्स के होते हैं, इसको ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। क्या होगा ना, ऐसे बनाने से फटाफट आप एग्जाम्स में भी लिख सकते हो। जनरल एलडी, जो कि हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट एक लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है, ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ एकेडमिक कंटेंट्स। दैट मीन्स सारी चीज़ों में, LSRW में सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगा, कोई भी स्टेज हो। अगर कोई क्लू भी दिया जाए वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको बोलो लाउडली पढ़ो वो भी नहीं कर पाएगा, स्पीक करने के लिए बोला जाएगा नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। दैट इज अ जनरल जनरल इशू, ऑल ओवर इश्यूज को हम बोल रहे हैं लर्निंग डिफिकल्टीज का। और एक आता है स्पेसिफिक एलडी। स्पेसिफिक एलडी क्या है, कुछ एक पॉइंट में वीकनेसेस रहेंगे, कुछ एक पॉइंट पे वीकनेसेस होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में वीकनेसेस आएंगे। तो ऐसे इनकम सॉरी इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ रीडिंग, रीडिंग में इनकम्पेटिबिलिटी आ रहा है, कंफर्टेबल नहीं है और इनएबल है वो, ठीक है। इनकम्पेबिलिटी दैट इज वो एबल नहीं है, ठीक है। किसमें नहीं है, दैट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू रीडिंग, मेनली लेटर्स और वर्ड्स में। अगर रीडिंग में अगर इश्यूज आया तो हम क्या बोलेंगे, रीडिंग इनकम्पेटिबिलिटी और रीडिंग इनएबिलिटी बोल सकते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी नहीं हुआ तो इनएबिलिटी लिख लो। अगर इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ राइटिंग, तो राइटिंग में इश्यूज आएगा, राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आएगा। इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन, दैट इज डिसफंक्शनिंग इन कैलकुलेशन और कैरिंग द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को कर नहीं पाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, एलडी समझ आया। नेक्स्ट चलूंगी। ओके, अभी देखो विजुअल इम्पेयरमेंट्स, विजुअल इम्पेयरमेंट्स। सो यहाँ पे ना विजुअल मीन्स देखने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। एक एक चल रहे हैं, मेंटल रिटार्डनेस गया, लर्निंग डिफिकल्टीज गया, अभी विजुअल आया। विजुअल के बाद हियरिंग है, हियरिंग के बाद आपका नॉर्मली फिजिकल हैंडीकैप्ड होगा, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप और फिजिकल हैंडीकैप। सो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग क्या मेंशन करेंगे, अगेन देखिए, विजुअल इम्पेयरमेंट इज ए प्रॉब्लम, ये क्या है, वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू विजुअल, विजुअल एक्विटी। जो विजन पावर को चेक किया जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्विटी। ये एक्विटी टर्म कहाँ से आया है, एक्यूरेसी से। दैट टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेटली होता है आपका आईज का पावर, कितना एक्यूरेट है, दैट इज कॉल्ड 6/60। हम इक्विटी को बोलते हैं 6/60। आप नॉर्मली 6 फीट तक का विजन प्रॉपर देखते हो, ये नियर वाला है। अगर दूर होता है ना 6 फीट से, हम 60 फीट्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका आई का पावर इतना ज्यादा भी होता है, बट वो बहुत रेयर है, ठीक है। हमारे में क्या होता है 6/20, 30 भी बहुत, ठीक है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम लोगों का आई इश्यूज हैं, आई में प्रॉब्लम है, या फिर आई में इन्फेक्शंस रहते हैं, आई में स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस रहता है, तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। हम अगर बोले कि हमें इश्यूज नहीं है, ये गलत होगा, हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आई से। वटरी, जस्ट लाइक वटरी आइज होगा या रेडनेस आ जाएंगे, यहाँ पे इचिंग होगा, इची आइज होंगे, तो वो सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो इन सिंपल सेंस, अगर सिंपल में बोला जाए, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिग्री ऑफ विजन लॉस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, विजन लॉस, डिग्री ऑफ विजन लॉस। बिकॉज विजन लॉस का भी अगेन प्रोफाउंडली विजन लॉस, माइल्डली विजन लॉस, मॉडरेटली विजन लॉस, पूरा सीवियर विजन लॉस, ऐसे पैटर्न्स है, उसके टाइप्स हैं, इस वजह से हमने बोला डिग्री ऑफ विजन लॉस। द पर्सन हुज विजुअल इक्विटी इज लेस देन 6/60, जिसका विजन इक्विटी कितना है, 6/60 से कम है, आफ्टर ग्लास करेक्शन, ग्लास करेक्शन मीन्स चश्मा लगने के बाद, स्पेक्स लगने के बाद, ठीक है, इज टर्म्ड एज विजुअल इम्पैक्ट। चश्मा लगने के बाद और ग्लास करेक्शन दैट इज द स्पेक्स लगने के बाद भी अगर किसी का आई में इशू रहता है, दैट मीन्स वो फिर भी देख नहीं पाता, या फिर कुछ दिनों के अंदर आई उनका जो चश्मा है उसको
और भी ज़्यादा पावर का चाहिए उनको चाहिए, देन हम बोल सकते हैं ये सीवियर विजुअल इम्पेयर्ड है। ठीक है? इम्पेयरमेंट कितना है? बहुत सीवियर कंडीशन में है। अभी डेफिनेशन फिर से मैंने बहुत दे दिया, एनी वन को चूज़ करो, तो एक ही लिखो, पहले वाला लिखो, बेटर है वो। अकॉर्डिंग टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट दैट इज कॉल्ड एसएसए, ये एसएसए सर्व शिक्षा अभियान नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट है 1935 का। सो ये पर्सन हु हैज सेंट्रल विजुअल एक्विटी लेस और मोर देन डिग्री ऑफ 20, जैसे 6/60 को लिया ना हमने, तो वैसे और एक डिग्री है 20 का। दैट मीन्स हम अपना मेजरमेंट टू वे से कर सकते हैं। एक स्केलिंग है दैट इज 20 वाला, और एक स्केलिंग है 6/60 का, वो फीट वाइज होता है। ये ओनली नॉर्मल स्केलिंग वाइज रहता है, इसका भी एक प्रॉपर डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम करते हैं, किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, 20 मीटर्स के अकॉर्डिंग ऐसे रहेगा। तो 20 से जिसका कम या ज़्यादा होता है उनको विजुअल इम्पैक्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो विजुअल इम्पैक्ट पर्सन हम उनसे मेंशन करेंगे। ठीक है, इतना ही मेंशन करेगा एक, एनीवन। अभी क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन, यहाँ पे मैंने कट किया था बट अदर चीज के लिए कट किया था, आप लोग पूरा लिखोगे, यहाँ पे कट नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या है देखिए, शॉर्ट शॉर्ट पूरा लिखना है, एक एक देखते हैं। प्रोफाउंडली, आई मीन्स विजन जो इम्पैर्ड है उसके लिए प्रोफाउंडली इम्पैर्ड लिखा गया है, प्रोफाउंडली इम्पैर्ड। सो टोटली ब्लाइंड, हैविंग जीरो इक्विटी इन बोथ आइज, दोनों आंखों से देख नहीं पाता ठीक से। ठीक है, प्रोफाउंडली में। सीवियरली इन इम्पेयर्ड है, दैट इज आई मीन सीवियरली, आई नहीं, सीवियरली इम्पेयर्ड है। पार्शियली ब्लाइंड, सेंट्रल विजुअल इक्विटी लेस देन 6/60 आफ्टर करेक्शन, क्लास करेक्शन के बाद भी उनका जो आई पावर रहता है 6/60 रहता है। अच्छा, प्रोफाउंडली यहाँ पे जो है ना, प्रोफाउंडली में हमने टोटल जो ब्लाइंड लिखा है ये WHO के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ओनली अगर नॉर्मली अगर आप डॉक्टर को पूछोगे ना, तो प्रोफाउंडली मीन्स होता है कि जहाँ पे आप देख सकते हो हल्का फुल्का, वैसे मेंशन करेंगे, बट WHO ने ऐसा मेंशन किया एंड उसको करेक्शन भी बाद में किया था। ठीक है, पहला ये पॉइंट था, central visual acuity less than 6/60 after correction, glass correction. Moderately impaired, that is a moderately क्या होता है, not very serious, ये very serious condition नहीं है। visual acuity is between और in between 6/24 to 6/60, 6/60 is the last और average point, उससे कहाँ पे रहेंगे, 6/24 के विद इन रहेंगे। ठीक है, 6/24 के विद इन रहेंगे, 6/24 टू 6/60 के विद इन। mildly eye, that is a mildly impaired, visual acuity in between 6/9 to 6/12, ये बहुत ही कम हो गया, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं लोग देख सकते हैं, ग्लास करेक्शन हो जाए तो प्रॉपरली देख सकते हैं। हमें भी कुछ कुछ टाइम प्रॉब्लम होता है ना, कभी कभी धुंधला दिखता है, हाँ इश्यूज आते हैं, तो वो सारे आ जाएंगे माइल्डली में। सो अभी देखो, WHO के अकॉर्डिंग फिर से क्या चेंज किया गया। ठीक है, कैटेगरीज मेंशन किया गया, कितनी कैटेगरीज हो गया देखो, 6 कैटेगरीज है। विजुअल इक्विटी, पहला 6/6 टू स्टार्ट होता है 6/18, 6/6 हमारे केसेस है, जो हम जब छोटे थे चेक होता था तो 6/6 आ गया, मीन्स हम पूरा ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, हमारा विजन पावर भी पूरा करेक्ट है। उसके बाद एक हायर लेवल का रखा गया है जब एजेड हो जाते पर्सन उनके लिए, बट उसके लेवल में भी कुछ कुछ लोग आ जाते कम एज में भी, जो वेजिटेबल्स नहीं खाते या जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जिनको कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स है या क्रोमोसोमली वेस्ट है, वो सारे हो ही जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स। तो 6/6 टू 6/18 दैट इज द स्टैंडर्ड वाइज अगर देखें तो नॉर्मल है, वर्किंग अकॉर्डिंग भी नॉर्मल है। इंडिया में अगर डेफिनेशन दिया जाए तो ये पर्सन को हम डू, डू मीन्स नॉर्मल है, सेम सेम चलेगा, नॉर्मल है मीन्स यहाँ पे भी नॉर्मल लिखेंगे, यहाँ पे भी नॉर्मल लिखेंगे, दैट इज अ डू, डू मीन्स सेम होता है। नंबर 2, 6/18 टू 6/60 से थोड़ा सा कम है, तो दैट इज विजुअली इम्पेयर्ड आ गए, थोड़े थोड़े से आगे विजुअली इम्पेयर्ड। अभी वर्किंग कंडीशन में इनको बोलेंगे लो विजन, एंड इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लो विजन, कम देख सकते हैं। अभी 3 में आए, थर्ड पार्ट में, दैट इज 6/60 टू 3/60, 3/60 उससे भी कम है, दैट इज सीवियर विजन प्रॉब्लम और विजन लॉस है और विजुअली इम्पैर्ड है, तो उनका लो विजन, अभी भी हम वर्किंग में बोल रहे लो विजन, एंड इनको इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्लाइंड बोला जाता है, नॉर्मली दे आर ब्लाइंड। सो फोर्थ में आया 3/60 टू 1/60, लेस देन अगर कर दे तो ये ब्लाइंड है, एंड वर्किंग में इनको अभी भी हमने क्या रखा, लो विजन में रखा, बट इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ब्लाइंड है टोटली। ठीक है, लास्ट 1/60 टू PL, PL मीन्स प्रोफाउंडली ब्लाइंड, और दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंडली विजन लॉस जिनको है। सो ये टोटल ब्लाइंड है,
एंड वर्किंग में इनको अभी भी कुछ कुछ काम कर सकते हैं, अगर सिखाया जाए आंख बंद करके भी कर सकते हैं इनको। हमने इसलिए लो विजन के अंडर ही रख दिया क्योंकि वर्क कर सके। एंड इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्लाइंड है। देन WPL, दैट इज द वाइल्ड प्रोफाउंडली विजन लॉस और विजुअली इम्पेयर्ड, दैट इज ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंडनेस, पूरा ही ब्लाइंड है चारों तरफ से। ठीक है, टेबल को जितना याद रख सकते हैं रखो, अदरवाइज इतना एग्जाम में लिख सकते हैं 6/9 to 6/12। ये माइंडली जो ये पोर्शन है, अभी ये पोर्शन को कंप्लीट किया था उतना याद रखेंगे चलेगा। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रखो चलेगा, एग्जाम्स के लिए चाहिए, सीटेड रोटेट के लिए तो आप वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर एक दो क्वेश्चन आए तो वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ये सुनो, फटाफट बोलिए। अच्छा, अभी ना विजुअल, हाँ थैंक यू। चलो, विजुअल इम्पैक्ट जो पर्सन्स हैं उनको क्या क्या इश्यूज होता है, अभी जो जो इश्यूज आप देख लो उतना लिख लो। लर्निंग में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ये एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फैक्चुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन, आपको अगर फैक्ट्स बता रही हूँ मैं एज ए टीचर, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। आप में से किसी को अगर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वो देख नहीं पाता, तो कहाँ से क्या करेगा, लर्न कैसे करेगा, सुन के करेगा। तो फैक्चुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन, फैक्चुअल पॉइंट्स को समझेगा किसके थ्रू, ऑडिटरी, सुन के। ठीक है, एंड जस्ट लाइक बोल के वो समझाएगा ओरली, बिकॉज वो अंधा है बट बोल सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। नंबर 2, लर्निंग बेस्ड ऑन टच एंड ऑडिशन। ऑडिशन मीन सुन के वो करेगा, या फिर उनके लिए ना एक बुक रहता है, स्पेशल बुक, दैट इज द ब्रेल। ब्रेल को वो टच करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दे डू नॉट हैव विजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स which are either very far from them or very small in size। वो ना किसी चीज को समझ नहीं सकेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स को समझ नहीं सकेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर है उनसे, जिनको लो विजन है। तो उनसे अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहेगा, वो देख नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, उनको चोट लगता है इसलिए ज़्यादा। एंड वेरी स्मॉल साइज का अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसको भी वो ढूंढ नहीं पाते, ये प्रॉब्लम रहता है। दे कैन नॉट रीड ये बुक ऑफ लेस देन 12 पॉइंट्स। पता है आपको कि ब्रेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर पहले पहले जब स्टार्टिंग किया जाता है, दैट इज ABCD का पूरा अल्फ़ाबेट है ब्रेल में, तो वो 6 पॉइंट्स का होता है। जब बहुत ही हम वर्ड्स बनाना चाहते हैं तो वो 12 पॉइंट्स का आता है। तो 12 पॉइंट्स का अगर 12 पॉइंट्स से अगर कम हो, ठीक है, मतलब अल्फाबेट सीख लिए बट फिर भी रीडिंग के लिए जो चाहिए, अगर 12 पॉइंट से कम हो वो उसको रीड नहीं कर पाते, रीड प्रॉपरली नहीं कर पाते। दे हैव टू रिलाई मोर ऑन देयर मेमोरी एंड हियरिंग पावर, वो डिपेंड करते हैं अपने मेमोरी एंड हियरिंग पावर के ऊपर। इतने पॉइंट्स काफी हैं, 5 पॉइंट्स एनफ है, क्योंकि विजुअल इंपैयरमेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ के लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो आप इतना लिख लो, इतना चलेगा। ठीक है, अभी देखिए हियरिंग प्रॉब्लम आएगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट इज मेजर्ड इन, अगर हम मेजरेबल करते हैं, उसको मेजर करते हैं तो किस में मेजर करेंगे, डेसिबल्स में, हर्ट्ज में या डेसिबल्स में आता है, एडजेट लिखा जाता है, या डेसिबल्स में डीबी लिखते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी। साउंड्स, अभी साउंड फ्रीक्वेंसीज में जा रहे हैं कि नहीं, अभी मैं आपको फिजिक्स बताऊं तो कुछ कुछ बच्चे होंगे नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो साउंड जाते हैं ना, ये वेव्स के थ्रू जाते हैं। कैसे जाते हैं पता है, ऐसे देखो, जैसे ये आपका ईयर पोर्शन है, ये ट्यूब है, यहाँ पे एक होल है, दैट इज यहाँ पे साउंड जाएगा। तो यहाँ पे ना जैसे एयर है, तो एयर में ऐसे सर्कल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ से ना बहुत सारे साउंड्स को दिया, मतलब चिल्लाया मैंने, कुछ बातें बोली, तो ये वेव्स के थ्रू मूव करते हुए एयर को आते हैं। ठीक है, तो ये जो आते हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या होता है, अगर मैं किसी पर्सन के पास खड़ी हूँ तो वो जोर से बोलेगा तो साउंड भी जोर से आएगा, अगर मैं दूर खड़ी हूँ तो वो जोर से बोला, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई है, ठीक है, साउंड बहुत हाई है, बट मेरे पास पहुंचते पहुंचते वो लो हो जाएगा। इसको जो मेजर करते हैं ना, मापते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेसिबल्स। ठीक है, डेसिबल्स में मापते हैं, ठीक है, नापा जाता है या मेजर किया जाता है किसमें, डेसिबल्स, राइट हो गया। तो डेसिबल्स आर ए मेजरमेंट ऑफ साउंड, साउंड को मेजरमेंट करने के लिए वो है। दिस इज रिकॉर्डेड ऑन ए ऑडियोग्राम, ठीक है, किसमें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं कि मेजरमेंट कितना हुआ इस एरिया में। अगर एक म्यूजिक बॉक्स बॉक्स बज रहा है तो उसका साउंड कितना है, एक बच्चा बात कर रहा है तो उसका साउंड कितना है, एक लेक्चरिंग वाला क्लास चल रहा है तो उसका साउंड कितना है, सबका डिफरेंट डिफरेंट साउंड होता है, डेसिबल्स में उसको मेजर किया जाता है ऑडियोग्राम में। ए पर्सन विथ नॉर्मल हियरिंग can detect sounds as quite as
10 और 15 डेसिबल। जिनको हियरिंग लॉस नहीं है, नॉर्मल पर्सन जैसे हम में, ठीक है, वो साउंड्स को कितने डेसिबल्स तक के साउंड्स को वो मिनिमम में बोल रही हूँ, मैक्सिमम बहुत है, मिनिमम में कितने डेसिबल्स के साउंड्स को वो सुन सकता है, दैट इज 10 टू 15 डेसिबल्स। हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑल्सो कॉल्ड डिफनेस, इसको क्या बोल सकते हैं, और डिफनेस, ठीक है। और हियरिंग लॉस, इसको हम बोल सकते हैं हियरिंग लॉस भी, सुन नहीं पाते। occurs when there is a problem with or damage to one or more parts। हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम विथ है, किसके साथ प्रॉब्लम है, कान के साथ, और डैमेज हो गया है कान में, कोई भी पार्ट में, दोनों कान में हो सकता है या फिर एक कान में, दैट इज 2 ईयर्स में हो सकता है, बोथ में, या 1 ईयर में। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट का ना यहाँ पे और भी पॉइंट्स मेंशन है, तो आप चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो या फिर ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो डेफिनेशन पॉइंट है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। याद रखिएगा ये डीफनेस एंड हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग मेंशन नहीं करना है, मैंने कट कर दिया है ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसीज तक देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्रैकेट मेंशनड है, तो ब्रैकेट तक ही आपको लिखना है। हियरिंग इम्पेयरमेंट देखिए, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, द लॉस ऑफ हियरिंग टेम्पररी और परमानेंट। हम हियरिंग लॉस टेम्पररी भी किसी किसी का होता है, परमानेंटली भी किसी का होता है। तो अभी के टाइम पे ना जो हियरिंग लॉस होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट है, कोक्लियर ट्रांसफर होता है, कोक्लियर को ट्रांसफर किया जाता है, और दैट इज कॉल्ड, हम बोलते हैं सर्जरी, कोक्लियर सर्जरी बोलते हैं। कोक्लिया एक पतला सा ऐसे थीन मेम्ब्रेन जैसा है, ठीक है, वो राउंड एक ऐसे पॉइंट होते हैं कान पे, वहाँ पे सर्जरी किया जाता है, ऐसे पॉइंट रहते हैं जहाँ पे साउंड ऐसे मूव करता है एंड वाइब्रेट होता है, तो हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो वो मेम्ब्रेन को यहाँ पे अटैच किया जाता है, जिनका नहीं रहता, जिनका नहीं रहता मीन्स वो सुन नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे वो सर्जरी करके बताया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, समटाइम्स ये सारा क्या होता है ना, इतना सीवियर कंडीशन में ईयर में इश्यूज आते हैं और ईयर पेन होता है या फिर हियरिंग लॉस होता है, कि किसी किसी का डेथ भी हो जाता है, फेटेलिटी भी आता है, फेटेलिटी मीन्स डेथ, ठीक है। इसको किसने बोला, दैट इज फैन सी, ठीक है, फैन हाइफन सी, एक ऐसा स्कॉलर का नाम है, फैन सी, 1996 में। देन और एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, तो एनी वन डेफिनेशन लिख लो चलेगा, एक मैंने बता दिया और एक भी वैसा ही है, 60 डेसिबल्स के अकॉर्डिंग है, फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग ऐसे मेंशन है, ठीक है। अभी डीप नहीं लिखना है, हार्ड ऑफ हियरिंग नहीं लिखना है, डीप नहीं लिखना है, हार्ड ऑफ हियरिंग नहीं लिखना है, समझने के लिए समझ सकते हो, बट ये दोनों पार्ट को नहीं लिखना है। अभी देखो यहाँ पे, अभी इसका आया बहुत सारा पार्ट है, ठीक है, कॉजेस ऑफ डेफिसिट है, इसके टाइप्स बहुत टाइप्स के हैं, वेराइटीज के होते हैं, ठीक है। आप इस पोर्शन को ओनली लिखेंगे, इस पोर्शन को लिखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो। अगर नहीं समझ आए तो आपको सिर्फ इस पोर्शन को लिखना है, ये पोर्शन मैं बता दूंगी ओनली, बट इस पोर्शन को मत लिखिएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये पूरा बायो के रिलेटेड है, तो उतना नहीं जाना है, इसको लिखना है। डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट इज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो कितने टाइप्स का है, 5 टाइप्स है। माइल्डली रिटार्डेड, ठीक है, मार्जिनल रिटार्डेड, मॉडरेटली रिटार्डेड, प्रोफाउंड रिटार्डेड, सीवियरली रिटार्डेड। हियरिंग के अकॉर्डिंग रिटार्डनेस आ रहा है, हियरिंग में वीकनेसेस हैं, हियरिंग लॉस है, ठीक है। माइल्डली रिटार्डेड, माइल्डली रिटार्डेड मीन्स कितना डेसिबल होगा, देखिए 26 से 30 डेसिबल लॉस, ठीक है। मार्जिनल में देखिए कितना डेसिबल है, 30 टू 40, ठीक है, 30 टू 40 डेसिबल लॉस। मॉडरेट में क्या आया, 40 टू 60 डेसिबल लॉस। एंड प्रोफाउंड में क्या आया, 75 और एवहॉप, ठीक है। एंड लास्ट सीवियर रिटार्डनेस, अभी देखिए मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया है, बिकॉज हमारा प्रोफाउंड में जो डेसिबल चेंजेस होते हैं ना, वो नंबरिंग मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्या, क्योंकि मैंने प्रोफाउंड में मेंशन किया 75 एंड एबव, सो सीवियर में मेरा क्या रह गया, 70 टू 75। सीवियर में कौन सा आएगा, 70 टू 75। तो यहाँ पे देखिए कौन से पॉइंट को मेंशन किया गया है, वेट, अच्छा, यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या मेंशन है, यहाँ पे 4 लिखी हूँ, इस फॉन्ट को मैंने 4 लिखा है, 4 है ये 5 है, जब आप लिखो तो करेक्शन करके लिखो। ये 70 है, 70 टू 75, पहले गलत लिखा गया था, 85 था, उसको करेक्शन किया गया है, ये इतना होगा 70 टू 75 डेसिबल लॉस है। यहाँ पे कितना होगा, तब इससे ज़्यादा सीवियर से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे रहेगा, दैट इज प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, ठीक है। अभी देखिए पहला चीज़ क्या आया, एजुकेशन और एजुकेशनल प्लेसमेंट। अगर माइल्डली रिटार्डेड है,
तो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट। सो एजुकेशनल जो इश्यूज है ना, उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उसके बेस पे बोला गया है, जिनको भी हियरिंग लॉस होता है वो भी माइल्डली, तो उनको अगर हम फर्स्ट बेंच में बिठाएं एंड पढ़ाएं तो वो अच्छे से सुन पाते हैं एंड पढ़ेंगे। तो उनको स्पेशल नीड्स क्या है, हियरिंग एड्स चाहिए। मार्जिनल रिटार्डनेस में देखिए ऑडिटरी ट्रेनिंग चाहिए। जो ऑडिटरी ट्रेनिंग होता है, फिंगर्स को दिखा के होता है ना, ABCD हम सिखाते हैं, वो सारे, एंड उसके साथ स्पेशल थेरेपीज रहेंगे एंड हियरिंग एड्स प्लस स्पीच थेरेपी होगा। अच्छा, आईईडी का फुल फॉर्म जानना है, तो आईईडी का फुल फॉर्म देखिए क्या है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर जिसमें सुनने को नहीं मिलता है, इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया, दैट इज मॉडरेटली रिटार्डेड एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन साउंड्स को एम्प्लीफाइड किया जाता है, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ ऑडिटरी मटेरियल एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ विजुअल एड्स। अभी क्या करेंगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या फिर मैं सुनती भी हूँ तो ऊंचा सुनती हूँ, दैट मीन्स जोर से अगर कुछ बोला जाए तो मैं सुन पाऊंगी। एंड विजुअल एड्स बहुत सारा चाहिए, क्योंकि मैं सुन नहीं पाती तो मुझे देख के खुद पढ़ाई करना है या समझना है। हो गया। एंड सेकंड वन में क्या क्या पढ़े, ऑडिटरी ट्रेनिंग होगा, स्पीच थेरापीज होगा, तो वो पॉइंट रहेगा, प्लस विजुअल क्यूज, विजुअल क्यूज रहेंगे। देन देखिए यहाँ पे आते हैं, दैट इज रिटार्डेड के लिए सीवियरली रिटार्डेड, तो स्पेशल क्लास रहता है, इनके लिए स्पेशल क्लासेस होंगे एंड लिमिटेड। हम इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स कुछ कुछ पॉइंट्स में उनको क्लास के साथ बच्चों को बिठाने को ट्राई करेंगे दूसरे बच्चों के साथ, कि ये कितना समझ पा रहे हैं, 1-2% भी समझ पा रहे हैं तो इनके लिए बहुत होता है। यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स, इनके लिए स्पेशल टेक्निक्स को यूज किया जाएगा। एंड प्रोफाउंडली जो है स्पेशल डे स्कूल, इनके लिए एक एक दिन ही स्कूल बनेगा, मतलब स्कूल आएंगे ये लोग, दैट इज वहाँ पे पढ़ेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे उतना ही काफी है, क्योंकि ये पूरा ही सुन नहीं पाते। इंटेंसिव स्पेशल इंस्ट्रक्टर, इनके लिए ना इंस्ट्रक्टर चाहिए, रिसोर्स टीचर्स उनको बोलते हैं हम, रिसोर्स टीचर एक प्रॉपर चाहिए। याद रहा, इतना करने से हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ना टाइप्स और भी मेंशन है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है सिर्फ इतना सुन लीजिए। तो यहाँ पे ना मैंने मेंशन किया है 2 टाइप्स के इश्यूज हैं। एक तो हो गया हेरिडिटरी और जेनेटिक कॉजेस, जो जेनेटिक में बहुत सारे डिजीज होते हैं, जर्वेल सिंड्रोम है, उसार सिंड्रोम है, पेंडेट सिंड्रोम्स हैं, ये हो जाता है इन्फेक्शन के तौर पे। प्रेगनेंसी के पीरियड में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो जाके क्रोमोसोम्स में, दैट इज आपकी बॉडी में जो जीन है सेल के अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके थ्रू अगर उसके बाद कोई बेबी हुआ तो उसमें वो इश्यूज आ जाते हैं, तो ये हेरिडिटरी है, इसको हम जीन बेस्ड बोल देंगे। और क्या है, एक्जोजेनस है। एक्जोजेनस, एक्जोजेनस है, एक्जोजेनस के साथ ना और एक पार्ट है उसके ऑपोजिट में, एंडोजेनस। एक्जोजेनस मीन्स क्या होगा, एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो इसमें ना एंडोजेनस में हम कुछ पॉइंट्स को मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज एंडोजेनस मीन्स बॉडी के इनसाइड में वो हेरिडिटरी ही है, ठीक है। अभी वर्ड आता है एक्जोजेनस में बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि पोस्ट नाटल है, प्री नाटल है, पेरी नाटल है। तो गलत वे से मैं बोली, सीक्वेंस से बोली, गलत सीक्वेंस में हो गया। पेरी नाटल बीच में आता है, प्री नाटल पहले आता है। प्री नाटल मीन्स बर्थ पीरियड, बर्थ से पहले का, ड्यूरिंग द बर्थ, और पोस्ट नाटल बर्थ के बाद का, ठीक है। नाटल, प्री नाटल में क्या होगा, ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर एक्जोजेनस कंडीशन में हम बाहर से कोई मेडिसिन ले लेते हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में, प्रेग्नेंट अभी स्टार्टिंग पीरियड में है एंड उस टाइम पे मैंने बहुत सारा मेडिसिन ले लिया, तो ये बहुत सारा इन्फेक्शन क्रिएट करता है। वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स में मैंने मेंशन किया, रुबेला और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सारे हैं, उतना नहीं चाहिए। ये पॉइंट को लिखिएगा भी मत, ओनली समझ के रखो, ये सारे होते हैं, आपको फ्यूचर में आप बहुत हेल्प करेगा। पेरीनाटल में क्या होता है, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग और इमीडिएट आफ्टर बर्थ, जस्ट लाइक होता है ना, मैच्योर बेबी है, बट मैच्योर बेबी के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम भी होता है। इमैच्योर बेबीज भी आते हैं, मैच्योर बेबीज भी आते हैं। इमैच्योर बेबीज में तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वीकनेसेस हो जाता है, तो उनका बॉडी पार्ट्स ही नहीं बन पाता। बट मैच्योर बेबी में भी प्रॉब्लम आता है, कभी कभी मदर ने बहुत सारा न्यूट्रिशंस को लैक किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो जब मैच्योर बेबी पैदा भी हो गया 8 ईयर्स, सॉरी 8 ईयर्स बोल रही हूँ, सॉरी 9 मंथ्स में, आफ्टर 9 मंथ्स, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उनकी जो न्यूट्रिशंस को लैकिंग हो गया, उसके वजह से उनके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसकी वजह से भी छोटे छोटे जो पतले पतले मेम्ब्रेन्स होते हैं वो फट जाते हैं, तो ये सारा ब्रेन में इफेक्ट करता है एंड उसके थ्रू भी हियरिंग लॉस हो सकता है। देन पोस्टनाटल, दैट इज आफ्टर बर्थ,
ठीक है, लाइक बच्चे को मम्प्स हो गया या मिजल्स हो गया, तो ये सारे एक्सेसिव जो कंडीशंस हैं इसके थ्रू हो सकता है हियरिंग लॉस। और एक्सेसिव नॉइजी प्लेस में बच्चे को हम ले गए तो छोटा बच्चा इतना साउंड को सुन नहीं पाया, उसका कान खराब हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इतना हो गया। अभी उसके बाद ना ये पॉइंट है, मतलब डीफनेस कितने टाइप का है, तो डीफनेस थ्री टाइप्स का है। बॉर्न डीफनेस, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिवनेस हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि बॉर्न विथ सफिशिएंट हियरिंग लॉस, ये पैदाइशी सुन नहीं पाते ये लोग हैं। डिफेक्टिव स्पीच भी है। प्रीलिंगुअल डिफनेस, डीप बिफोर लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है 1 ईयर में, उसी टाइम में पता चला कि वो सुन नहीं पाता। एंड लास्ट, पोस्ट लिंगुअल डिफनेस, डीप आफ्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि अभी मेरा फुल्ली डेवलप्ड हो गई हूँ मैं, मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो गया है, बट सडनली बाय एक्सीडेंट मेरा हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, तो मैं डिफनेस डिफनेस हो जाएगा मुझे। तो वो हो गया पोस्ट लिंगुअल। लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, तो पोस्ट मीन्स बाद में, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद, लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले, एंड बॉर्न डिफेक्टिवनेस और द डिफनेस, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे मेंशन है, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि फेसिंग पर्सनालिटी प्रॉब्लम होगा बिकॉज दे सुन नहीं पाते, प्रॉब्लम्स विद द सोसाइटी, प्रॉब्लम्स विद द फैमिली, ये सारे पॉइंट्स हैं। लैक ऑफ आईक्यू रहेगा, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ये सुन नहीं पाते, तो स्पीच में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है, कौन सा लैंग्वेज कहाँ बोलना है, बिकॉज वर्ड्स उन्होंने सीखा ही नहीं है, या फिर आधे लोग वर्ड सीख के उसके बाद डिफनेस आ गया, तो प्रॉपरली कहाँ पे क्या बोलना है नहीं पता है, साउंड्स में प्रॉब्लम्स आती, ये सारा मेंशन है। इतना समझ आया? क्लियर है? ये सुन लो फटाफट बोल। अच्छा, अच्छा, अभी देखो लोकोमोटर, लोकोमोटर, लोकोमोटर फटाफट देखते हैं। लोकोमोटर दैट इज अ फिजिकल हैंडीकैप बोल सकते हैं, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप बोल सकते हैं, या फिर हम लोकोमोटर बोल सकते हैं, बिकॉज ये लोकोमोशन दैट इज मूवमेंट में हेल्प करता है। सो ये जो हैंडीकैप्ड होते हैं ना, इनको फिजिकली इश्यूज आते हैं, फिजिकल के साथ इनका ना मेंटली भी प्रॉब्लम आता है। जिनका फिजिकल हैंडीकैप्ड होता है, बॉडी में एक पार्ट नहीं रहता है, वीक रहता है, तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, तो इनको मेंटली भी इशू होता है। अगर किसी भी पर्सन को मेंटली डिसेबिलिटीज के वजह से फिजिकल डिसेबिलिटीज भी हो रहा है, तो उस डिजीज को बोलते हैं सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी। अगर एक पर्सन को ओनली मेंटल डिसेबिलिटीज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी। मैं ये दो टर्म्स क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अभी जो OSS TET एग्जाम हुआ ना, इसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन किया। एक है एपिलेप्सी और एक अगेन बोल, एपिलेप्सी दैट इज द मेंटल डिसेबिलिटीज, ओनली मेंटल डिसेबिलिटीज हुआ तो उसको हम एपिलेप्सी बोलेंगे, EPILEPSY, एपिलेप्सी, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेरेब्रल पल्सी, ठीक है, सेरेब्रल मीन्स ब्रेन, ठीक है, तो मेंटल डिसेबिलिटीज विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, मेंटल डिसेबिलिटीज विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, दैट इज सेरेब्रल पल्सी, PALSY। सेरेब्रल स्पेलिंग तो आएगा CEREBRAL, पल्सी PALSY, पल्सी। अच्छा, यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटीज को और क्या लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में आया फिजिकल डिसेबिलिटीज के जगह पे लिखा कि लैक ऑफ लोकोमोशन, तो वो भी सेम है, सेरेब्रल पल्सी होगा। बहुत लोग वहाँ पे गलत करके एपिलेप्सी लिख के आते हैं, तो इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी डेफिनेशन में और देखो क्या है, डायरेक्ट डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है, एनीवन PWD एक्ट लिखो बेटर है, बिकॉज PWD एक्ट इनके लिए ही है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ही होता है। So person with disabilities, that is the PWD Act 1995 takes up the definition of locomotor disability। उन्होंने ये disabilities को रखा, ठीक है। क्या बताया इसमें, ये disability of bones, बोन्स में डिसेबिलिटी है, जॉइंट्स में डिसेबिलिटी है, या फिर मसल्स में डिसेबिलिटीज है। मसल ना डिस्फंक्शन भी हो जाता है, कभी कभी मसल वर्क करना बंद कर देते हैं, देन ना हमें कभी कभी देखे, अभी आप बहुत टाइम तक बैठे हो बेड पे एंड उसके बाद चलना ट्राई कर रहे हो, मसल्स वर्क नहीं करते हैं, तो इनको परमानेंटली प्रॉब्लम होता है। हमें वो फ्रिक्वेंटली होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ बोल के, बट इनको परमानेंटली होता है, तो दैट इज कॉल्ड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो हम मूवमेंट में प्रॉब्लम आया, मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ लेग्स, इसमें प्रॉब्लम आया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या रखा गया, देखिए सेरेब्रल पल्सी आया, मेंटल डिसेबिलिटीज के साथ अगर लिम्स में प्रॉब्लम आया, फिजिकल डिसेबिलिटीज कुछ भी आता है, फिजिकल बॉडी के कोई भी डिसेबिलिटीज आते हैं, मूवमेंट वाला जो भी मूव करता है, हैंड्स मूव करते हैं, पैर मूव करते हैं, लेग्स मूव करते हैं, तो सेरेब्रल पल्सी होगा, ठीक है, इतना पॉइंट मेंशन करेंगे। एंड डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स में चलोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है,
इनएक्यूरेट कोऑर्डिनेशन ऑफ द लिम्स व्हिच मे अफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट। ठीक है, अगर आपका लेग्स एक साथ काम ना करे, कोऑर्डिनेट ना हो, सिंक्रोनाइज वे में ना चले, तो क्या होगा? एक पैर आगे चल रहा है बट दूसरा पैर मूव नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज मेंशन करेंगे। तो मैनुअल, इसको और भी टर्म्स हैं, डिक्सटेरिटी, दैट इज वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉफी। मतलब आपके लेग्स में प्रॉब्लम है, उसको हम डिक्सटेरिटी मेंशन करते हैं। पोस्चर में प्रॉब्लम हुआ, बॉडी पोस्चर में प्रॉब्लम हुआ, या फिर फ्रैक्चर हो गया पैर में, तो ये प्रॉब्लम्स आता है। डिफिकल्टी इन परसेप्शन एंड कंसंट्रेशन वेयर द इम्पेयरमेंट इज न्यूरोलॉजिकल इन कैरेक्टर। डिफिकल्टी इन परसेप्शन, अगर आपका बॉडीली जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है ब्रेन, ब्रेन में अगर प्रॉब्लम रहा तो आपका क्या रहेगा? उसको हम बोलेंगे कि ब्रेन के साथ तो ये कनेक्टेड है, तो किसके थ्रू कनेक्टेड है? दैट इज न्यूरोलॉजिकल, न्यूरॉन्स के थ्रू। हम ओडिया में उसको बोलते हैं स्नायु। दैट इज स्टिमुली कैरी करता है, जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एंड उसी इंफॉर्मेशन को पैर तक, हाथ तक पहुंचाता है, इसलिए मूवमेंट होता है। अगर वो प्रॉब्लम है तो इसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है। डिफिकल्टी इन वर्बल कम्युनिकेशन, जिनको अगर माउथ पोर्शन में, अगर हमारा माउथ भी तो मूव कर रहा है ना, अगर इसमें जो आपका जॉ लाइंस है, ठीक है, जबड़ा जो इसको हम मेंशन करते हैं हिंदी में, तो उसमें अगर इश्यूज है, ठीक है, वो मसल्स क्या हो गए? पैरालाइज्ड हो गए। मुंह कभी कभी होता है ना, पैरालाइज्ड हो जाता है माउथ पोर्शन, तो उस टाइम पे हमें क्या होगा? वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। फेशियल बर्न्स हो जाते हैं, कभी मुंह जल जाता है या फेस जल जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लिमिटेड एबिलिटी इन फेशियल एक्सप्रेशन इन केस ऑफ सेरेब्रल पल्सी, जो सेरेब्रल पल्सी में होते हैं ना, पेशेंट्स होते हैं, उनका ना वो बोल बोल भी नहीं पाते करेक्टली, उनका एक्सप्रेशन भी बहुत कम हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन लिमिटेड रहता है। डिसफॉर्मिटी, फॉर्मिटी मीन्स एक स्ट्रक्चर में रहना, डिसफॉर्मिटी और डिफॉर्मिटी, डिसफॉर्मिटी भी होता है, डिफॉर्मिटी भी होता है, मीन्स डिसफंक्शन या फिर डिफॉर्म हो जाना, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए पर्टिकुलर उससे डेविएट होना, दैट इज डिफॉर्मिटी इन द चिल्ड्रन कैन बी ऑब्जर्व। अगर ये सारे होते हैं, जैसे कि आर्म्स में प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, हैंड्स में प्रॉब्लम है, लेग्स में प्रॉब्लम है, या नेक एंड जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारे मे सफर विथ पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन रहते हैं। कभी कभी होता है ना, किसी को रिमाटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, उसमें क्या होता है? जॉइंट्स ना फूल जाते हैं, वहाँ पे जो एक्चुअली जो फ्लूइड होना चाहिए वो कम हो जाता है, या फिर सॉरी, एक केस होता है जहाँ पे वो कम हो जाता है, जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, एंड होल्स हो जाते हैं बोन्स में, उसमें भी ये टूट जाता है, धीरे धीरे हम वीक होना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज है यहाँ पे हम रिमाटोइड आर्थराइटिस बोलते हैं, वो स्वेलिंग हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ के जो लिगामेंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं, या फिर वीक हो जाते हैं, थोड़े से पतले हो जाते हैं, सो दैट ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और भी है उसका बहुत सारे सेकी मूवमेंट्स, कभी कभी अगर किसी का पोलियो अटैक किया है, जिनके पैरों में पोलियो अटैक किया है, तो वो बहुत टाइम तक खड़े नहीं हो सकते, उनका पैर ऐसे हिलते रहता है, सेकी मूवमेंट्स देते हैं। सो ओनली 6 to 7 पॉइंट्स लिखो, बहुत पॉइंट्स है। सो वर्किंग में प्रॉब्लम आएगा, ये सारे उसके जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स बोले ना, उसका एक पूरा ग्राफ है, पाई चार्ट है। सो यहाँ पे देखिए कितना है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कितना हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन बेस्ड, ये जो सेरेब्रल पल्सी हो रहा है ना, कितना हो रहा है देखो, 38.7% सेरेब्रल पल्सी है। लिमिटेड मोबिलिटी बिकॉज ऑफ अदर कंडीशन, 32.4% है। मस्कुलर डिजीज 5.6% है। फ्रैक्चर, दैट इज 19% लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं से गिर जाते हैं, कहीं पे चढ़ने जाते गिर जाते हैं, सीढ़ी से गिर जाते हैं, ऐसा होते रहता है। लेग एम्प्यूटेशन, मतलब पैर में फूल जाना, ठीक है, जस्ट लाइक बल्ब जैसा फूल जाता है ना, बल्ब कैसा है? राउंड लाइक है, वैसे ही बल्ब शेप का हो जाता है पैरों में, कहीं पे फ्लूइड रह गया या फिर कहीं पे गिर गए तो रेडनेस आता है, स्वेलिंग हो जाता है, वो तो ये हो गया, दैट इज लेग एम्प्यूटेशन 3.5%। ऐसे शॉर्टली एक डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है। अभी देखो जितने पॉइंट्स आपने पढ़ा, उसमें क्या क्या डिवाइस को यूज करना है। असिस्टिव डिवाइस जैसे वीआई है, विजुअल इंपैयरमेंट है, तो डिफरेंट डिग्री ऑफ लॉस जो हुआ है विजन में, तो उनके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ब्रेल यूज कर सकते हैं, स्टाइलस यूज कर सकते हैं, लेजर कैन, सोनी ग्लासेस, दैट इज अ ग्लासेस नॉट क्लासेस, सोनी ग्लासेस, कर्ज वाली, दैट इज कर्ज वाली, ठीक है। एक रीडिंग मशीन है जिसके थ्रू वो जो पढ़ना चाहता है वो सुन के वो पढ़ सकता है, ठीक है। देन ऑप्टाकॉन है,
ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी वाले प्रोग्राम्स होने वाले मशीन्स भी हैं। तो ये ऐसे ना इक्विपमेंट हियरिंग के भी हैं, विजन के भी हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप दैट इज द पीएच, फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए भी हैं। सो सारे मेंशन्ड है एंड उसके अकॉर्डिंग रोल मेंशन्ड है। टीचर का रोल क्या होगा मैं बता दूं ब्रीफली। दैट इज टीचर का रोल प्रॉपरली जैसे अप्लायंसेस को जितने भी, जैसे कि मैं एक फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ तो मुझे कैन यूज करना है, बैसाखी हम बोलते हैं, ठीक है, उसको यूज करना है, कैन यूज करना है, डंडा यूज करना है, या व्हील चेयर में जाना है, वो सारे कैसे यूज करने, कैसे अकेले इंडिपेंडेंटली जा सकते हो, वो सारे टीचर सिखाएंगे। तुमको इंकरेज करेंगे, इंस्पायर्ड करेंगे। उनके लिए प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग होगा क्योंकि वो स्टेयर्स में चढ़ नहीं सकते। जो विजुअली हैंडीकैप्ड होंगे या फिर विजुअली इम्पैक्ट है वो भी चढ़ नहीं सकते बिकॉज देख नहीं पाएंगे। हाँ, जो सुन पाते वो चढ़ सकते हैं। तो उसको छोड़ के इन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, मेंटली रिटार्डेंस जो भी बच्चों का है या डिफिकल्टीज प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी हम प्रॉपर एक बिल्डिंग बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, क्लासरूम प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पे डिवाइसेस प्रॉपरली रहेंगे, जैसे स्पेस हो, बच्चे फ्रीली आ सके। वहाँ पे टीचर सबको मोटिवेट करेंगे, उनके फैमिली हिस्ट्री को चेक करेंगे, किसका क्या और पहले डिजीज था या मेडिकेशन कैसा चल रहा है, उनको सारे मटेरियल्स को प्रोवाइड करेंगे। इतना यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। सो आपको अगर क्वेश्चन आया राइट अबाउट द फिजिकल इम्पेयरमेंट, सॉरी फिजिकल इम्पेयरमेंट और फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, इन बच्चों के बारे में लिखेंगे तो दो पे जो मेंशन किए वो लिखेंगे। उसके साथ फिजिकली हैंडीकैप तो ये पॉइंट था, यूज ऑफ इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, एंड रोल ऑफ टीचर जो मेंशन यहाँ पे किया गया है, सेम फॉर ऑल लिखा गया ये पॉइंट्स, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है ये पॉइंट्स जो कंपलसरी मैंने सबके लिए सेम लिखा है ताकि आप याद करो तो 5 क्वेश्चंस के लिए हो जाए, तो उसको ऐड करेंगे। इंडिविजुअली समझ आया, ये सो नो, समझ आया। अच्छा, मैं प्लीज ओनली ये बता देती हूँ, इसको खत्म करेंगे चलेंगे, क्योंकि गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रंस आप जानते हो ऑलरेडी। गिफ्टेड चिल्ड्रन और टैलेंटेड चिल्ड्रन ऑलवेज एग्जिबिट सुपेरियर परफॉर्मेंस। बहुत टैलेंटेड है तो कैसे दिखाएंगे, सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। डिफरेंट एरियाज में ना वो गिफ्टेडनेस शो करेंगे, दैट मीन्स वो बहुत ही टैलेंटेड है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर शो करेंगे। इनका हाई पोटेंशियलिटी है, नॉलेज एक्वायरिंग करना, दैट इज देखो इन वेरियस एरियाज ऑफ नॉलेज इफ एडिक्वेट प्रोविजन इज मेट फॉर देयर एजुकेशन। उनके एजुकेशन के लिए ना बहुत जगह पे क्या दिया गया है, अच्छी चीजें करने के लिए भी सुविधा दिया गया है। दैट इज तुमको ये हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तुम ये करो, डेवलप करो। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है बट डेफिनेशन ना बहुत बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ये डेफिनेशन को स्किप कर दो क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आने वाला नहीं है, तो टेंशन मत लेना, इसको स्किप कर देना, ठीक है। कि ओनली अगर लिखना चाहो कभी भी डेफिनेशन, दैट इज ये टैलेंटेड चिल्ड्रन सोज सुपीरियर बिहेवियर इन डिफरेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू एनी रिसर्च, इतना मेंशन कर सकते हैं। वही इंट्रोडक्शन से आप लिख लेना बिकॉज ये देखो कितना बड़ा है, ग्राफिक्स में है, आर्ट्स में है, क्रिएटिव राइटिंग, ड्रामेटिक्स, मैकेनिकल स्किल, सब में इतने पॉइंट्स तो याद नहीं रहेगा, तो इतने को ही आप मैनेज करके वहां पे दे सकते हो डेफिनेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, फिजिकली बेटर देन एवरेज चिल्ड्रन, एवरेज जो चिल्ड्रन है उससे बेटर होंगे, सुपेरियर है, हैव मेंटल सुपेरियरिटी, मेमोराइजेशन कैपेसिटी ज्यादा है, ट्रस्ट वर्दी है, सिंसियर है, बहुत ही ज्यादा सिंसियर होते हैं, स्कूल्स अच्छे से जाते हैं, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हर एक जगह वो एक्टिव रहते हैं वैसा। दे रिसीव हाई ग्रेड्स, ग्रेड्स भी उनको अच्छे मिलते हैं, हैव मोर पॉजिटिव एटीट्यूड्स, हर एक जगह में उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, पार्टिसिपेट इन मोर करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहता है उसका पार्टिसिपेट रहता है, मोर मैच्योर इन देयर रिएक्शन वर्ड, जहाँ पे उनको रिएक्शन देना रहता है वो उसमें बोलते हैं, चुप नहीं रहते। बहुत पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स एनफ है, नेक्स्ट में मत लिखिएगा, टिक नहीं किया गया मत लिखना। अभी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग फिर से मेंशन किया है, वो क्या क्या कर सकते हैं, लर्न्स रैपिडली एंड इजीली, बहुत जल्दी जल्दी वो ग्रास्प कर सकते हैं, दैट मीन्स ग्रास्प करना, जस्ट मैं कुछ बता रही हूँ आप उधर पूरा पढ़ लिए उसको समझ लिए, तो दैट इज ग्रास्पिंग, आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लर्निंग जो आपका रैपिडली एंड इजीली लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यूजेस अ लॉट कॉमन सेंसेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, वो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉमन सेंस बहुत यूज करता है, कोई चीज को रीजन आउट करना, कोई चीज में रीजनिंग बताना, सॉल्व करना, रिकॉग्नाइज करना, वो सारे चीज वो कर सकता है। नोज अबाउट मेनी थिंग्स, जस्ट लाइक जो बच्चे नहीं जानते उनसे ये बहुत कुछ ज्यादा जानता है। यूजेस लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स इजीली एंड एक्यूरेटली, बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स को वो विदाउट फियर एक्यूरेटली बोल पाता है, समझ पाता है।
कैन रीड हायर क्लासेस बुक्स। ऐसे होते हैं ना, कभी कभी छोटे बच्चे रहते हैं बट इतने टैलेंटेड होते हैं, उनके क्लास के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग जिस क्लास में रहना चाहिए उससे भी वो ऊपर क्लास के बच्चों का पढ़ाई कर सकते हैं, रिमेम्बर रख सकते हैं, इतना इनफ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन अभी पॉइंट्स हुआ ना, उनका नॉलेज अच्छा होगा, मेंटल टास्क वो बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे, लर्न्स रेपिडली इजीली, ये आइडेंटिफिकेशन है उनका। एंड एजुकेशन, मतलब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इनके लिए क्या किया जाता है, यही 5 पॉइंट लिखना है आप। एडमिटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन टू किंडर गार्डन और फर्स्ट ग्रेड अकॉर्डिंग टू मेंटल एज रेदर देन क्रोनोलॉजिकल एज। वो जैसा बिहेव दिखाते हैं जिस एज का, उस एज के हिसाब से उनको मत भेजिए, उनके लिए जिस एज में जिस पॉइंट पे रहना चाहिए वैसे ही रखो, क्योंकि हम प्रेशराइज नहीं करेंगे कोई भी बच्चे को। जैसे मेरा एज अगर 5 साल का है बट मैं बिहेव करती हूँ 8-9 साल के बच्चों जैसा, फिर भी मुझे 5 साल के बच्चों के जैसे ही स्कूल में रखा जाएगा। अगर मेरा साल 2.5 है या 3 ईयर्स है, मैं मुझे किंडरगार्टन में भेजा जाएगा, प्ले स्कूल्स में। स्कीपिंग ग्रेड्स सच एज प्रोमोटिंग द गिफ्टेड चाइल्ड, कभी कभी अगर बहुत अच्छी मार्क्स वो रखता है, दैट मीन्स उसको हम स्टैंडर्ड 5 में, जैसे मैं हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत टैलेंटेड हूँ, तो मेरा एक छोटा सा एग्जामिनेशन होगा स्टैंडर्ड 6 के लिए, बट स्टैंडर्ड 6 का सारे पोर्शंस को मैंने बहुत इजीली बोल दिया, एग्जाम में मैं क्लियर कर गई और पास कर गई, तो मुझे स्टैंडर्ड 7 में वो भेज देंगे, स्किप करके एक ग्रेड को स्किप करके मुझे भेजा जाएगा। प्रोग्राम मीन्स सॉरी, प्रोग्राम्स टू कवर 5 years करिकुलम इन 3 years। उनका जो 5 साल का करिकुलम होता है छोटे बच्चों का, जो प्राइमरी स्कूल्स का, उसको वो 3 साल में कंप्लीट कर सकता है। अर्ली एडमिशन टू सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेज, उनको स्पेशलिटी है कि उनको हम एडमिशन दे सकते हैं, जैसे कि अगर एक बच्चा 3 साल के अंदर सब कुछ कंप्लीट करता है ना, तो हम जैसे 14 या 15 ईयर्स में 10th पास करते हैं, तो वो कंप्लीट कर लेंगे 12 के अंदर, 12 तक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो 12-13 में वो कॉलेज में एडमिशन उनको मिल सकता है, हायर स्कूल्स में और सेकेंडरी स्कूल्स में मिल सकता है। एनकरेजिंग टीचर्स टू चैलेंज द गिफ्टेड चाइल्ड विद एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, हम टीचर्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे हम टीचर्स को प्रोग्राम्स बता रहे हैं करिकुलम के थ्रू कि उनको और भी असाइनमेंट्स दो, उनको वर्क दो, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करें एंड और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को गेन करें, सो दैट वो बेटर अपने लाइफ में बढ़ सकेंगे। इतना है।